हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस लवर्स। आज की इस वीडियो में हम रिवाइज करने जा रहे हैं क्लास 11th के मैथ्स का एक और शानदार चैप्टर। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। देखिए, इसका कुछ कनेक्शन हमारे चैप्टर नंबर 1 से भी है, सेट्स से। अगर आपने सेट्स की वीडियो नहीं देखी हो तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से लिंक से देख लेना, क्योंकि इसका जो ये हमारा चैप्टर है इसका काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन है सेट्स चैप्टर से। इसमें हम देख लेते हैं कि हम इसमें कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। देखिए, इसमें हम ये चीज़ें कवर करने वाले हैं: कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, रिलेशंस, फंक्शंस और फंक्शंस के कुछ टाइप्स। और इन सभी नोट्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप वहाँ से डाउनलोड करके अपने रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि हम इसमें 3-4 चीज़ें कवर करने वाले हैं। यहाँ पे चौथी चीज़ है स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ठीक है, लेकिन जो ये हमारी चौथी चीज़ है स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ये हमारी एनसीईआरटी बुक में नहीं गिवन है। उसमें उसकी जो है मेनली क्वेश्चंस नहीं गिवन है इतने अच्छे से, लेकिन इनमें से आप अच्छे से कवर कर पाएंगे। ये पूरे नोट्स हैं, इनमें जो आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं गिवन है जो चीज़ें, वो भी इसमें कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। देखिए, प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट होता है हमारा किसी भी दो चीज़ों को हमने मल्टीप्लाई किया, वो हो जाता है प्रोडक्ट। और यहाँ पे सेट्स को जब हम दो मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन मतलब कि ये कार्टेशियन आपने सुना होगा। यहाँ पे जो प्रोडक्ट होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। कार्टेशियन का मतलब है कार्टेशियन। देखिए, कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है? कार्टेशियन सिस्टम आपने प्लेन देखा होगा, उसमें क्या होता है? उसमें एक्स और वाई की एक वैल्यू गिवन होती है, यानी कि हम सच में इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करने वाले हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप 4 और 5 को अगर इनका प्रोडक्ट निकालोगे तो 4 और 5 का प्रोडक्ट आएगा आपका ये 20। ठीक है, लेकिन अगर आप इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो इनका 4 और 5 का आएगा 4,5। मतलब कि कार्टेशियन सिस्टम में होगा। जैसे हम कार्टेशियन सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं ना वैल्यूज़ को, x, y, 1,2, इसी तरीके से हम प्रोडक्ट को भी रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे 4 क्रॉस b हमें करना है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4,b। समझ गए? यानी कि हमें इनको असलियत में जो हमारा सिंपल वाला प्रोडक्ट होता है इस तरीके से हमें इनको मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें इनका एक कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। कार्टेशियन का मतलब हो गया आपका जो ग्राफ वाला हो गया। ग्राफ में हम जैसे हम नंबर्स लेते हैं, उनको प्लॉट करते हैं पॉइंट्स को, तो वहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू आती है। ये वैसे ही यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू आएंगी। यहाँ पे हम दो नंबर को एक्जैक्टली मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप ये बात समझ लीजिएगा। ये इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा सेट ए है। ये एक हमारा सेट ए है। सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं वो है ए बी, और सेट बी में जो एलिमेंट्स हैं वो है सी डी ई। आई होप आपको पता होगा कि सेट क्या होता है। सेट देखिए होता है कि कोई भी कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कोई भी, यहाँ पे बेसिकली हम इनको थिंग्स को एलिमेंट्स बोलते हैं। ये इनमें नंबर्स हो सकते हैं, इनमें अल्फ़ाबेट्स या फिर वेरिएबल्स हो सकते हैं इनमें। ठीक है, तो इनके कलेक्शन को हम बोलते हैं सेट्स। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे दो गिवन है, एक सेट ए है एक सेट बी है। इन दोनों में ए बी और सी डी ई रिस्पेक्टिवली एलिमेंट्स हैं। अगर हम इनका प्रोडक्ट निकालना चाहें, कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब कि यहाँ पे इसका कार्टेशियन आएगा। आप इसमें जो जब भी हम प्रोडक्ट की बात करें आप यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ लीजिएगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि जो ये हमारा ए प्लस बी है, ए माइनस बी से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे आता है। देखिए, हमारा नॉर्मल है। नॉर्मल हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगाई गई है यहाँ पे। जब कभी भी हम ए प्लस बी और ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा पहले वाला ए है वो पीछे वाली पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, और जो पीछे वाला बी है वो पीछे वाली पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा। इस तरीके से हम जो प्रोडक्ट निकालते हैं उसी सेम तरीके से हम यहाँ पे जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। देखिए, अगर हमें ए कोमा बी निकालना है तो इसका मतलब हो गया कि जो हमारा सेट ए है उसको हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दिया। कैसे मल्टीप्लाई करके? उसको हमने मल्टीप्लाई किया सी डी ई के साथ। ठीक है, तो हमारा जो ए है वो सी डी ई के साथ जाएगा, ए कोमा सी बन जाएगा, ए कोमा डी, ए कोमा ई। ठीक है, तो ए जो है वो सी डी ई के साथ चला गया, और बाद में बी जो है बी सी डी ई के साथ चला गया। एक बार हो गया बी कोमा सी, एक बार हो गया बी कोमा डी, और एक बार बी कोमा ई। इस तरीके से जो हमारा पूरा सेट बन गया है ये। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ए कोमा बी। और इसके अंदर देखिए, आप जो एलिमेंट्स गिवन है ना ए कोमा सी, इसको हम एक्स कोमा वाई के वाई भी लिख सकते हैं हम इसको। मतलब कि यहाँ पे जो है एक्स कोमा वाई ही दिया जाएगा। जब आपको क्वेश्चंस में पढ़ोगे ना तो वहाँ पे क्वेश्चंस में वहाँ पे एक्स कोमा वाई दिया जाएगा। ठीक है, और इनको हम एक ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑर्डर्ड का मतलब होता है कि प्रॉपर ऑर्डर में हो, मतलब कि उनका ऑर्डर मैटर करता है। इसका मतलब हो गया ऑर्डर के नाम से। ठीक है, और पेयर क्या हो गया? पेयर हो गया हमारी भी कोई भी दो चीज़ों का समूह, मतलब कि दो चीज़ें जब मिल जाती है उसको हम पेयर बोलते हैं। तो वैसा ही यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे हमारा ए और सी जो है वो दो चीज़ें वो आपस में मिल गई हैं, और उनका जो ऑर्डर है वो मैटर करता है। यानी कि ए कोमा सी जो है वो सी कोमा ए के बराबर बिल्कुल भी नहीं है। ए कोमा सी फॉर एग्जाम्पल 4,5 है तो 4,5 बराबर नहीं होगा 5,4 के। ठीक है, इसलिए हम इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, नहीं तो हम इसको सिंपल पेयर बोल देते हैं। ऑर्डर्ड पेयर इसलिए है क्योंकि इसका ऑर्डर मैटर करता है। ऑर्डर्ड पेयर में ए कोमा सी बराबर नहीं होता ए कोमा और सी कोमा ए के। ठीक है, ए कोमा सी बराबर होगा ए कोमा सी के। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं।
ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला सीख लिया। जैसे हम नॉर्मल दो इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं, दो एक्सप्रेशंस को, वैसे ही हम यहाँ पे जो है सेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, मैं पेपर क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स पी एंड क्यू, द कार्टेशियन प्रोडक्ट पी क्यू इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, फर्स्ट कंपोनेंट इज अ मेंबर ऑफ सेट ए एंड सेकंड कंपोनेंट इज अ मेंबर ऑफ सेट बी। तो यहाँ पे क्या किया है, देखिए देखिए ये हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, ये बेसिकली यहाँ पे कहा गया है कि जो हमारा जो पी कोमा क्या हुआ है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है पी और एक सेट है क्यू। जब हम इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए इसको इस तरीके से आएगा। वहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर होगी ना, ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो हर एक फर्स्ट एलिमेंट सेट पी को बिलोंग करेगा और हर एक सेकंड एलिमेंट जो सेट क्यू को बिलोंग करेगा। देखिए यहाँ पे हमारे ऑर्डर्ड पेयर है काफ़ी सारे, ए कोमा सी, ए कोमा डी। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे इनका जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट क्या है, यहाँ पे इन सभी का फर्स्ट एलिमेंट चाहे ए है चाहे बी है, और ए और बी क्या है, ए और बी सेट पी को बिलोंग करते हैं। यहाँ पे सेट बेसिकली ए है, लेकिन ए और बी जो है वो पहले वाले सेट को बिलोंग करते हैं। और यहाँ पे सेकंड जो है, सेकंड एलिमेंट देख लीजिए, सेकंड एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, सी डी ई। और यहाँ पे जो सी डी ई है वो किसको बिलोंग करता है, सेट बी को। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली ये क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है ना ऑर्डर्ड पेयर में, वो सेट ए को बिलोंग करता है और सेकंड एलिमेंट बिलोंग करता है सेट बी को। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि एक क्वेश्चन हमारे पास, टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल इफ द कोरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू द फर्स्ट एलिमेंट एंड कोरस्पॉन्डिंग सेकंड। मतलब कि ये भी हमारे पास एक्सप्रेशन है बेसिकली, यहाँ पे कहने की बात है। मतलब कि यहाँ पे जो दो ऑर्डर्ड पेयर तभी बराबर होंगे तब उन दोनों के जो है पहले एलिमेंट बराबर होंगे और दूसरे एलिमेंट भी बराबर होंगे, तभी जाके वो दोनों ऑर्डर्ड पेयर बराबर हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे ए कोमा बी जो है वो आगे पहले ए है, वहाँ पे भी पहले ए आना चाहिए, और वहाँ राइट हैंड साइड में लास्ट में बी है, और राइट हैंड साइड में भी लास्ट में बी आना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में जब बी है। ठीक है, तो तभी जाके वो इक्वल होंगे। मतलब कि ए कोमा बी जो है वो ए कोमा बी के ही बराबर होगा, ए कोमा बी बराबर नहीं होगा बी कोमा ए के। इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। वाइल सेट्स कैन बी इक्वल। ठीक है, सेट्स कैसे इक्वल हो सकते हैं, देखिए सेट हमारे पास है, दो सेट हैं, एक है सेट में ए कोमा बी है और वहाँ पे वो जो है वो बी कोमा ए के बराबर होगा। ठीक है, सेट्स जो होते हैं वो उनमें क्या होता है, उनमें ना कलेक्शन ऑफ थिंग्स होती हैं, उनका ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता, उनको हम आगे पीछे लिख सकते हैं। हमारे पास एक सेट है ए 1 2 3, उसमें एलिमेंट्स है तो हम उसको 3 2 1 2 1 3 3 1 2 इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं, उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता। लेकिन जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर होते हैं ना, वो कुछ इस तरीके से ब्रैकेट में गिवन होते हैं, और जो सेट्स होते हैं ना वो कर्ली ब्रैकेट में गिवन होते हैं, और सेट्स के जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता एलिमेंट्स का, लेकिन जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर है उसमें एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर करता है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है ए हमारे पास एक सेट है, ए क्रॉस ए हमने निकाला, मतलब कि ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला तीन बार मल्टीप्लाई करने पे तो क्या आएगा, देखिए वहाँ पे जो है वो 3 बार मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आ जाएगा ए कोमा बी कोमा सी। कैसे जाएगा, हेयर ए कोमा बी कोमा सी इज़ एन ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। यहाँ पे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट होगी, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर नहीं बना। ए को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो है हमारा आ जाएगा, और इसको हम दोबारा से ए कोमा बी के साथ जो है मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब कि ए कोमा बी का हमने यहाँ पे होल क्यूब निकाल लिया कार्टेशियन में। ठीक है, तो ए कोमा बी का होल क्यूब निकालेंगे, वहाँ पे बेसिकली 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे एक में। ठीक है, एक में 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे, ए कोमा बी कोमा सी। अब हम देख लेते हैं कि ए को जब हम इनफाइनाइट सेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पे इनफाइनाइट सेट ही आता है। मतलब कि ये कुछ इसी तरीके से होगा कि अगर हम किसी नंबर को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करें तो वहाँ पे इन्फिनिटी आ जाता है। ठीक है, और अगर ए को हम स्वाई का मतलब होता है यहाँ पे एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट। ठीक है, तो जब कभी भी हम किसी नल सेट को किसी ओवर नंबर के साथ प्रोडक्ट निकालेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो उसका नंबर भी एक स्वाई आएगा, मतलब कि उसका वो नल सेट आएगा उसका प्रोडक्ट भी, अगर उनमें से कोई भी एक एलिमेंट नल है तो, एक सेट नल है तो। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में कितने होंगे, ए क्रॉस बी में होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। यहाँ पे एन जो है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो मतलब कि हमें हमारे पास एक जो ए क्रॉस बी गिवन है, ए क्रॉस बी यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है, तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। देखिए ऊपर वाला एक केस ले लेते हैं हम, यहाँ पे हमारे पास दो सेट्स थे, यहाँ पे एक सेट ए था जिसमें ए कोमा बी था, और एक सेट सी था जिसमें सी डी ई जो है ये हमारे पास एलिमेंट्स थे। देखिए जो हमारा सेट बी जो है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, सी डी ई। ठीक है, और सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, सेट ए में 2 एलिमेंट्स हैं। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सी 3 और 2 को, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 6। यानी कि इसमें जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे ना, इसमें 6 ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए। यहाँ पे देखिए पहला ऑर्डर पेयर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, पे 6 ऑर्डर पेयर हो गए। क्यों, क्योंकि 3 और 2 का प्रोडक्ट 6 होता है, इसलिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी में कितने एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी में भी वैसे ही होंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए को मल्टीप्लाई किया था नंबर ऑफ एलिमेंट की बी के साथ, और मल्टीप्लाई कर दिया हमने उसको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी के साथ। ठीक है,
अगर यहाँ पे हमारे पास तीनों में तीन तीन एलिमेंट है तो वहाँ पे 3 3 जा 9 3 27 ऑर्डर्ड पेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चंस, कुछ सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चंस अब शुरू हो गए हैं हमें यहाँ पे। ए हमारे पास सेट गिवन है, ए कोमा बी कोमा सी, और हमारे पास एक और सेट गिवन है बी, जिसमें एक ही एलिमेंट है उसका, वो है डी। ठीक है, हमें फाइंड करना है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी देखिए बिल्कुल सिंपल है, और हमें वहाँ पे बी क्रॉस ए भी फाइंड करना है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये दोनों डिफरेंट होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर जैसे डिफरेंट होते हैं ना, वैसे ही कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफरेंट होते हैं। ए क्रॉस बी नहीं बराबर होगा बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी जो है वो ए क्रॉस बी के ही बराबर होगा। ठीक है, तो हम ए बी सी को डी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, तो पहले ए डी के साथ जाएगा, फिर बी सी के साथ जाएगा, फिर डी के सी डी के साथ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो हमारा ए जो है वो डी के साथ जुड़ेगा, डी ए के साथ नहीं जुड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब पहले ए आएगा उसके बाद में डी आएगा। ठीक है, ए डी जुड़ गया, ए डी आ गया, फिर बी डी, फिर सी डी आ गया। फिर हम बी क्रॉस ए निकालेंगे ना, फिर क्या आएगा, बी क्रॉस ए मतलब कि बी का जो सेट है वो पहले आएगा। बी में जो हमारा एलिमेंट है डी वो पहले आएगा। अगर हमारा जो देखिए यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है बी क्रॉस बी ए। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में बी पहले है ए पहले है। कार्टेशियन नीचे वाले प्रोडक्ट इसमें यहाँ पे बी पहले। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे डी पहले आएगा, क्यों, क्योंकि डी बी में है, समझ गए, और ऊपर में ए पहले था, और वैसे ही वहाँ पे स्मॉल ए पहले आएगा, क्यों, क्योंकि वो दोनों, क्योंकि जो ए जो सेट है उसमें ए एलिमेंट है स्मॉल ए। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं सेट ए, देख लेते हैं। देखिए सेट ए हमारे पास 1 2 3 और बी है 3,4 और सी हमारा 4 5 6। हमें इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, हमें ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी का निकालना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं बी इंटरसेक्शन सी, देख लेते हैं बी इंटरसेक्शन सी क्या होता है। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है बी और सी में जो हमारे कॉमन एलिमेंट्स है वो क्या होंगे, बी और सी, बी में है 3 4, सी में है 4 5 6। इनमें कॉमन एलिमेंट हो गए हमारे 4, और 4 को जब हम ए के साथ क्रॉस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1,4 2,4 3,4। ठीक है, अब हम यहाँ देख लेते हैं कि जो हमारा ए क्रॉस बी है उसको हमें जो है इंटरसेक्ट करना है ए कोमा सी से, ए क्रॉस सी से। ठीक है, तो पहले हम ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी आ जाएगा हमारा 1,2,3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3,4 के साथ, और उसका इंटरसेक्शन निकालना है हमें किसके साथ, 1,2,3 मल्टीप्लाई करेंगे 4,5,6 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक तरफ आ गया ये ऊपर वाली वैल्यू, और एक तरफ आ गई नीचे वाली पूरी वैल्यू, और इनमें जो हमारे कॉमन आएंगे वो ये आएंगे 1,4 2,4 3,4, ये इन सभी में कॉमन हो गया, जैसे कि आप यहाँ पे अंडरलाइन किए हुए देख सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं एक और चीज़ देख लेते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे एक सेट गिवन है ए जो है वो 5,6 है, और फाइंड करना है ए क्रॉस ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो 5,6 है वो 5,6 जो है वो अपने आप से ही 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 5,6 इंटू 5,6 क्रॉस 5,6 इस तरीके से हमारा आ जाएगा। ठीक है, और जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो पहले देखिए क्या होगा, 5,5,5 आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन सभी में पहले 5 एलिमेंट था, 5 इसके साथ गया, फिर इसके साथ गया, इस तरीके से 5,5 आ गया, और फिर क्या आएगा, फिर देखिए फिर यहाँ पे आएगा 5,5,6। हम देखिए हम जो पहले वाले जो एलिमेंट होते हैं ना उनको लास्ट वाले एलिमेंट के साथ करते हैं, तो यहाँ पे 5 है ना, 5 पहले 5 हो गया, और वहाँ पे फिर से 5 जो है हमारा 5, फिर इस 5 के साथ हुआ, फिर इस 5 के साथ हुआ, फिर इस 6 के साथ हुआ। 6 के साथ क्यों हुआ, क्योंकि जब हम लास्ट से शुरू करते हैं, लास्ट से जो है हम नंबर को आगे लाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो प्रोडक्ट आ जाएगा वो आ जाएगा, इतना बड़ा ये नंबर आ जाएगा, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, इफ़ आर इज़ द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। जो देखिए हमारा जो आर कैपिटल आर जो होता है उसका मतलब होता है कि वो एक रियल नंबर का सेट है, और कैपिटल जेड होता है इंटीजर का सेट। ठीक है, आर हमारा रियल नंबर का सेट है। व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट आर क्रॉस आर एंड आर क्रॉस आर रिप्रेजेंट। ठीक है, तो हमारा आर जो है आर वो रिप्रेजेंट करता है ए को, जहाँ पे ए जो एलिमेंट है वो सभी आर रियल नंबर के हैं। ठीक है, ए क्रॉस आर किसको रिप्रेजेंट करेगा, वहाँ पे ए कोमा बी कोमा सी आ जाएगा, और वहाँ पे ए कोमा बी कोमा सी रिप्रेजेंट करेंगे रियल नंबर को, मतलब कि वो बिलोंग करेंगे रियल नंबर को। ठीक है, तो हमें इसका बस रिप्रेजेंटेशन निकालना था यहाँ पे। तो इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज़ द एलिमेंट अमंग विच आर फाउंड -1,0 एंड 0,1। मतलब कि हमने ए क्रॉस ए निकाला, और उसके है ना हमें दो ये ऑर्डर्ड पेयर आए हैं। ठीक है, उनमें से एक ऑर्डर्ड पेयर है -1,0 और एक ऑर्डर्ड पेयर है 0,1।
मतलब कि हमें ए को ही ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे जो इसमें देखिए, सबसे पहले देखिए कि हमारे पास एक तरफ है -1,0 और एक तरफ है 0,1। तो यहाँ पे देखिए इसमें जो राइट हैंड साइड में 0,1 है, तो यहाँ पे जो 1 जो एलिमेंट है वो इसमें नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास 0,1 है और दूसरी तरफ हमारे पास -1,0। तो इसका मतलब क्या हुआ है, मतलब कि इन दोनों में ना सेट एक ही सेट है, एक ही सेट को हमने उसे उसके साथ दोबारा मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे जो 1 जो है वो इस एलिमेंट में भी आएगा। मतलब कि हमारे पास यहाँ पे 1 एक एलिमेंट है, वो पहले वाले सेट में भी आएगा। इनके बारे जो पहले वाला सेट बन जाएगा वो कैसे बन जाएगा, वो हो जाएगा -1,0 और -1। ठीक है, ये हमारे पास एक सेट बन जाएगा और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है इसी सेट के साथ, वो है -1,0,1। ठीक है, ये हमारे पास सेट ए पूरा आ गया। कैसे आया, वो हमारे ए इसमें नहीं था लेकिन उसमें था। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों सेट एक ही है। इसका मतलब कि दोनों तरफ जो है एक होना चाहिए और तीनों एलिमेंट हमें इसके निकाल लिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं रिलेशन के बारे में। देखिए रिलेशन क्या होता है कि रिलेशन का मतलब हमारे आसपास में रिलेशन होते हैं। तो अभी सर हमें रिलेशन मतलब कि हमारे पास बंधन जो है एक एक दूसरे से, उनको हम रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो रिलेशन मैथ्स में कैसे होते हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए रिलेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट देख लेते हैं हम एक बार, ये ऊपर वाला ही देख लेते हैं हम एक बार। -1,0,1 जो है उसको हमें क्रॉस करना है -1,0,1, मतलब उसी के साथ हम उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाएगा वो इस तरीके से आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पे जो -1 जो है ना, -1,1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम इसको वेन डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीख लेते हैं एक बार। हमने जो -1 जो है ना, -1 तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया और 0 तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया और 1 भी तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया। वहाँ पे जाके हमारे पास ये एक बड़ा सा आंसर आ गया। ठीक है, तो हमारे पास जो -1 जो है ना वो तीनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो हमारे पास ये वैल्यू आई -1, -1। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि -1 और -1 में एक रिलेशन है। -1 जुड़ गया -1 के साथ, कैसे, प्रोडक्ट निकालने पे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि -1 जो है -1 में रिलेशन है। वैसे ही -1 और 0 में रिलेशन है, -1 और 1 में रिलेशन है, 0 और -1 में। इस तरीके से इन सभी में एक रिलेशन हो गया। ठीक है, हम इनका प्रोडक्ट निकाला, प्रोडक्ट से हमें यहाँ पे रिलेशन मिल गया। आप जैसे जैसे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे वैसे हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, देयर इज अ सॉल्यूशन आर एंड सेट ए टू बी। ठीक है, मतलब कि हमारे पास यहाँ पे एक रिलेशन है, रिलेशन आर है सेट ए से लेके बी में। ठीक है, ए से लेके बी में यहाँ पे हमें रिलेशन निकालना है विदाउट कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब कि यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा रिलेशन गिवन है जो विदाउट कार्टेशियन प्रोडक्ट हो। ठीक है, मतलब कि ऊपर वाले पे हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला था दो सेट्स का और उनमें एक रिलेशन फाइंड कर दिया था। यहाँ पे हमारे पास तो जो रिलेशन है लेकिन वहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं है इसमें। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए इसका रिलेशन क्या है, इसका रिलेशन कुछ इस तरीके से है कि जो हमारा आर जो है ना, आर बराबर है x, y के, और x इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम y। यहाँ पे हमारा जो ए जो सेट है ना, ए सेट में नाम के पहले अक्षर है। ठीक है, और बी सेट में पूरे पूरे नाम है। हमें जो ए सेट के नाम है ना वो बी सेट के नाम से मैच करना है, अगर उनके पहले वाले लेटर सेम है तो। यानी कि ए से कौन से यहाँ पे नाम है, यहाँ पे ए से एक नाम है अली। ठीक है, तो हमें ए से ज्वाइन कर दिया अली के साथ। एक और हमारा यहाँ पे नाम है बी से लेके भानु और बिनोय, इसलिए हमें यहाँ पे बानू जो है बी को भानु और बिनोय के साथ मैच कर दिया। और सी का एक था चंद्रा, और इसलिए चंद्रा, और चंद्रा के साथ ही मैं इसको मैच कर दिया। दिव्या यानी कि डी से कोई नहीं था, इसलिए हमें यहाँ पे दिव्या को मैच नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास ए और अली में एक रिलेशन आ गया, बी और भानु और बी और बिनोय में एक रिलेशन आ गया, सी और चंद्रा में एक रिलेशन आ गया। ये इसलिए हमारा रिलेशन होता है यहाँ पे। ठीक ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो रिलेशन जो है कुछ इस तरीके से हमें इसको एक सेट बिल्डर फॉर्म में से रिप्रेजेंट कर दिया। कैसे, एक आर इज इक्वल टू x, y। एक्स जो है वो फर्स्ट लेटर है और वाई जो है, वाई एक नेम है। एक्स किसका फर्स्ट लेटर है, वाई का। ठीक है, और एक्स बिलोंग करता है ए को, वाई बिलोंग करता है बी को। ठीक है, तो हमारे जो पास रिलेशन आ गया वो किस इस तरीके से आ गया, ए कोमा अली, बी कोमा बानू, बी कोमा बिनोय और सी कोमा चंद्रा। ये हमारे पास आर रिलेशन आ गया। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हमने यहाँ पे देख लिया, इसको हम सेट बिल्डर में ऊपर वाले फॉर्म में लिख सकते हैं और रोस्टर फॉर्म में हमारा नीचे वाला हो गया। ठीक है, तो ये एक और चीज़ देख लेते हैं, जो हमारा जो एक रिलेशन होता है ना वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। देखिए इसका मतलब होता है सबसेट, वो इसके बराबर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है बराबर नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे जो सबसेट का निशान है उसके नीचे एक इक्वल का आधा निशान नहीं लगाया। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ए क्रॉस बी है ना, ए क्रॉस बी क्या हुआ, ए क्रॉस बी यानी कि आप इन सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, ए को इन पाँचों के साथ, बी को पाँचों के साथ और सी को पाँचों के साथ। यहाँ पे हमारे पास 15 एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो उन 15 एलिमेंट्स का सबसेट होगा ये रिलेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास एक और शानदार प्रॉपर्टी मिल गई कि जो हमारे पास जो रिलेशन है वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, जब रिलेशन है ए को ए से लेके बी में। ठीक है, तो हमारे पास एक और चीज़ देखने को मिलती है कि यहाँ पे जो
जो अली जो है ना, अली अली एक ही इमेज है, मतलब अली एक ही इमेज है, मतलब कि एक ही इमेज क्या हुई, एक की इमेज हो गई अली, बी की इमेज हो गई भानु और बिनोय, सी की इमेज हो गई चंद्रा। ठीक है, सी की इमेज हो गई चंद्रा, मतलब कि हमारे पास जो पहला सेट है ना, पहले सेट की इमेज होती है दूसरे सेट की, मतलब कि पहले सेट की इमेज होते हैं दूसरे सेट के एलिमेंट्स, ये करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे। अब हम देख लेते हैं डोमेन, रेंज और कोड डोमेन के बारे में। देखिए इन सभी के बारे में एक बार मतलब समझ लेते हैं, इनका मतलब क्या होता है। देखिए डोमेन का मतलब होता है कि एक्स की सारी पॉसिबल वैल्यूज़, एक्स मतलब क्या, एक्स मतलब कि हमारे पास सेट ए में जो है एलिमेंट्स उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं एक्स, और सेट बी में वाई को रिप्रेजेंट करते हैं जितने भी एलिमेंट्स हैं। यानी कि सेट ए में ए की कितनी वैल्यू हो सकती हैं, ए की सारी वैल्यूज़ देख लेते हैं हम, ए बी सी जो वैल्यूज़ है वो ए में आ सकती हैं, इसलिए हमारे पास जो डोमेन आ गया वो आ गया ए कोमा बी कोमा सी। ठीक है, तो यहाँ पास डोमेन जो होता है, डोमेन का मतलब होता है एक्स की सारी पॉसिबल वैल्यूज़, और दूसरी तरफ रेंज जो होती है हमारी, रेंज, रेंज का मतलब होता है बी की सारी वैल्यूज़, पॉसिबल नहीं कह रहा मैं, बी की सारी वैल्यूज़। देखिए बी की वैल्यूज़ कौन सी आई यहाँ पे, अली भानु बिनोय और चंद्रा, मतलब कि उसकी सारी इमेजेस क्या क्या बन सकती है वो हमें यहाँ पे निकालना है। यहाँ पे हम दिव्या को कंसिडर नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि दिव्या जो है वो किसी की भी इमेज नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ इमेज लेनी है, वाई इमेज को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास अली भानु और बिनोय और चंद्रा ये सभी इमेज हो गई ए बी सी की, और इनको हम रेंज से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अली अकेला ए का रेंज हो गया, लेकिन अली भानु बिनोय और चंद्रा ये सभी मिलकर रेंज कहलाते हैं। ठीक है, और जब हम दिव्या को भी ऐड कर लेते हैं तो वहाँ पे हमारा वो को डोमेन कहलाता है। क्या कहलाता है, को डोमेन, मतलब कि पूरा का पूरा सेट बी को डोमेन कहलाता है, और सेट ए कहलाता है डोमेन, और बी में जो इमेजेस हैं, यानी कि बी की जो सिर्फ इमेजेस हैं उनका सेट कहलाता है रेंज। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास अली भानु बिनोय चंद्रा ये हो गया रेंज, और अली भानु बिनोय चंद्रा दिव्या ये हो गया को डोमेन, और ए कोमा बी कोमा सी हो गया हमारे पास डोमेन। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा था, डोमेन होता है एक्स की वैल्यूज़, और हमारे पास रेंज होता है वाई की वैल्यूज़, और यहाँ पे हमारे पास कोड डोमेन होता है बी सेट की सारी वैल्यूज़। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो रिलेशन हो ना हो, मतलब कि उनकी सारी वैल्यूज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारा कोड डोमेन। कोड डोमेन का इतना रोल नहीं होता क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस हम सोल्व करते हैं तब हम डोमेन और रेंज निकालते हैं। ठीक है, तो डोमेन कोड डोमेन रेंज के बारे में मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे ये भी बता दिया कि जी इनकी रेंज क्या है। यहाँ पे जो एक और है, यहाँ पे हमारे पास एक, देखिए ए अली की, अली जो है वो ए की इमेज है, भानु बी की इमेज है, और बिनोय भी सी की इमेज है, चंद्रा सी की इमेज है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो डॉन है वो रेंज में नहीं आएगा, लेकिन डॉन जो है वो कोड डोमेन में आएगा। कोड डोमेन में आएगा क्यों, क्योंकि बी की जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे कोड डोमेन में आते हैं, और इसलिए डॉन यहाँ पे आ गया। लेकिन ये जो है रेंज में नहीं आएगा। रेंज में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि रिलेशंस में जितनी भी वाई की वैल्यूज़ मतलब कि सेट बी की वैल्यूज़, सेट बी की वो सारी वैल्यूज़ जो रिलेशन में हैं उनको हम बोलते हैं रेंज, और यहाँ पे जो डॉन है वो रिलेशन में है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे जो डॉन है वो सिर्फ कोड डोमेन में होगा, वो रेंज में नहीं होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं इनवर्स ऑफ रिलेशन। इनवर्स ऑफ रिलेशन क्या होता है, देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिलेशन है आर, रिलेशन आर है ए से लेके बी में, यानी कि यहाँ पे हमारे पास एरो होता है, एरो मतलब कि यहाँ पे एरो किस तरफ है, एरो बी की तरफ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ए से लेके बी में एक रिलेशन है हमारे पास यहाँ पे, और यहाँ पे अगर इसका हम इन्वर्स निकाल दें, इन्वर्स मतलब कि रेसिप्रोकल कर दें, तो हमारे पास आ जाएगा 1/r, और r के हमारे पास नीचे 1 वैल्यू थी, ऊपर हम इसके लाएंगे तो इसकी वैल्यू माइनस में हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी r⁻⁻1, और इज इक्वल टू में आ जाएगा b से लेके a में, यानी कि अगर r जो है, r रिलेशन है a से लेके b में, तो r इनवर्स रिलेशन होगा b से लेके a में। वैसे ही यहाँ पे हमारे पास जो r जो है, r इनवर्स आर जो था वो था ए कोमा अली, बी कोमा भानु, बी कोमा बिनोय, लेकिन आर इनवर्स हो गया अली कोमा ए, भानु कोमा बी, और बिनोय कोमा बी। इस तरीके से हमारा जो हो गया ये हो गया इनवर्स रिलेशन। ठीक है, इसको हम r⁻⁻1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर में ना उनका ऑर्डर बिल्कुल चेंज हो जाता है। ठीक है, पहले यहाँ पे एक ए कोमा अली था, यहाँ पे अब अली कोमा ए हो गया है, यानी कि अब इनका ऑर्डर बिल्कुल चेंज हो गया है। कब, जब चेंज हुआ तब इस रिलेशन का इनवर्स हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे पास एक और क्वेश्चन है, रिलेशन आर है हमारे पास ए कोमा बी, और ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब कि हमारे पास रिलेशन है ए कोमा बी, मतलब कि रिलेशन क्या हुआ, रिलेशन मतलब कि ए और बी में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब कि ए जो है वो बी स्क्वायर के बराबर है। अगर ए 1 होगा तो बी 1 होगा, अगर ए 2 होगा तो बी 4 होगा, अगर ए 3 होगा तो बी 9 होगा, मतलब कि उनका हमें स्क्वायर कर देना है। तो इसलिए यहाँ पे 1 और 1 में एक रिलेशन आ जाएगा, 2 और 4 में एक रिलेशन आ जाएगा, 3 और 9 में एक रिलेशन आ जाएगा, 4 और 16 में, ऐसे हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे ए बिलोंग करता है जेड को, जेड मतलब यहाँ पे इंटीजर, बी बिलोंग करता है जेड को, यानी कि ए और बी जो है वो दोनों इंटीजर्स हैं। और ए कोमा बी में एक रिलेशन है, क्या रिलेशन है, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये हमारे पास रिलेशन है। फर्दर हम यहाँ पे स्टडी करेंगे फंक्शंस के बारे में और हम देखेंगे ये एक फंक्शन है, ठीक है। हम बाद भी देख लेंगे, लेकिन अभी हम रिलेशन पढ़ लेते हैं अच्छे से। देखिए रिलेशन में हमें फाइंड करना है, फाइंड जेड, जेड हमारे पास बिलोंग करता है इंटीजर को, यानी कि फाइंड करना है डोमेन, रेंज को डोमेन, और यहाँ पे इनवर्स रिलेशन, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे आर जो है, आर क्या है, आर हमारे पास रिलेशन है कुछ इस तरीके से। आर को जब हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा, डॉट डॉट का मतलब यहाँ पे कि इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा इन्फिनिटी तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा ये, और यहाँ पे -2,4 -1,1 0,0 1,1 2,4 इस तरीके से हमारे पास ये रिलेशन आ गया। कैसे, तो -2 का भी जो है स्क्वायर वो 4 है, -1 का स्क्वायर है 1, और 0 का स्क्वायर है 0, ठीक है। तो हमारे पास डोमेन क्या जगह, डोमेन मतलब कि एक्स की सारी वैल्यूज़, एक्स की कौन सी वैल्यूज़ है, एक्स की वैल्यूज दे दीजिए। जेड, देखिए यहाँ पे माइनस जेड नहीं है, ये एक एरो का साइन है, आप यहाँ पे ये सिर्फ जेड ही है, ठीक है। यहाँ पे माइनस नहीं है, माइनस को हटा दीजिए। तो हमारे पास डोमेन है, डोमेन हमारे पास जेड है, क्योंकि डोमेन सारे इंटीजर है, एक्स की हम वैल्यू कोई भी इंटीजर लिख सकते हैं। और रेंज क्या है, रेंज हमारे पास यहाँ पे इंटीजर, रेंज भी इंटीजर है, क्यों, क्योंकि किसी भी इंटीजर का जो स्क्वायर होगा या फिर उसका प्रोडक्ट स्क्वायर, जो कुछ भी होगा किसी भी इंटीजर का, वो हमेशा इंटीजर आएगा, ठीक है। इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर आएगा, इसलिए यहाँ पे जो रेंज है, रेंज भी यहाँ पे हमारी आ गई एक इंटीजर, ठीक है। यहाँ पे कोडोमेन क्या आ गया, कोडोमेन मतलब कि एक्स की जो वाई है, जो वाई की सारी पॉसिबल वैल्यूज़, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो रिलेशन में है या नहीं, तो यहाँ पे हमारे आंसर आ जाएगा जेड। यानी कि इनकी डोमेन, इनका रेंज, इनका कोडोमेन सभी जेड 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 हो जाएंगे, जेड मतलब कि इंटीजर, ठीक है। अब हम इसका देख लेते हैं इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन क्या होगा, इनवर्स रिलेशन होगा इनका बिल्कुल उल्टा। पहले यहाँ पे -2,4 था, अब यहाँ पे 4,-2 हो गया, 1,-1 0,0 1,1 4,2 इस तरीके से हमारा इनवर्स रिलेशन होगा, ठीक है ये। अब हमारे पास ये मेन चीज़ आ जाती है, उसको हम बोलते हैं फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस क्या होते हैं कि फंक्शंस का मतलब होता है कि रिलेशन होता है कुछ इस तरीके से, एक ऐसा रिलेशन जिसकी इमेज सिर्फ एक बने, मतलब कि यहाँ पे फंक्शन जो होता है वो एक रिलेशन होता है। देखिए कैसे होगा रिलेशन, देखिए हमारे पास एक रिलेशन है, ए अली है, ए बिलोंग्स टू अली, ए यानी कि ए और अली में का रिलेशन है, बी और बिनोय और भानु में एक रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं ये फंक्शन है या नहीं, ठीक है। और दूसरी तरफ हमारे पास यहाँ पे ए और बी है, ए रिलेशन है बी के साथ और बी रिलेशन है भानु के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मतलब कि यहाँ पे फंक्शन क्या हुआ, फंक्शन हुआ कि ए की जो वैल्यू है वो दूसरी ए की वैल्यू के साथ ही मैच कर रही है। मतलब कि अगर यहाँ पे हमारे पास ए है, सेट ए है कुछ इस तरफ, या ए कोमा बी जो है वो सेट ए है, और दूसरी तरफ अली बिनोय और भानु है वो सेट बी में आ गए। मतलब कि सेट बी में जो एलिमेंट्स हैं उनका जो इमेज है वो एक ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए जो बी है, बी के दो इमेज है, बिनोय और भानु। ए का एक ही इमेज है अली, लेकिन बी के हमारे पास यहाँ पे दो इमेज है, कौन से बिनोय और भानु। इसी वजह से यहाँ पे जो पूरा जो हमारे पास ये रिलेशन है ये फंक्शन नहीं कहलाया। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे देखिए ए की भी एक ही इमेज है अली, बी की भी एक ही इमेज है भानु, तो हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन आ जाएगा। मतलब कि जब कभी भी एक ही इमेज आएगी उसकी, तो वहाँ पे एक ये फंक्शन कहलाएगा, और वहाँ पे एक से ज़्यादा इमेज बन जाएगी किसी भी एलिमेंट की, तो वहाँ पे वो फंक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शन को, एफ से, स्मॉल एफ से, स्मॉल एफ यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा देते हैं, फिर क्यू टू आर, क्यू से लेके आर में यहाँ पे फंक्शन है, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये अब बताइए ये फंक्शन है यानी, देखिए ये फंक्शन अली गया भानु, अली और ए में रिलेशन है बिनोय, और बी में रिलेशन है भानु और बी में। आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पे जो बिनोय और भानु है वो दोनों एक तरफ जा रहे हैं। देखिए हमारे पास जो सेट ए जो है ना, सेट ए के एलिमेंट्स सेट बी के एलिमेंट के साथ जा सकते हैं एक ही पे। मतलब कि यहाँ पे बिनोय है, बिनोय जा सकता है बी के साथ, ठीक है, भानु जा सकता है बी के साथ, अली जा सकता है एक साथ। मतलब कि यहाँ पे स्टिल ये एक फंक्शन है। क्यों है फंक्शन, क्योंकि बिनोय अकेला किसी दो एलिमेंट के साथ जा रहा है, बिनोय अकेला बी के साथ जा रहा है, भानु अकेला किसी दो एलिमेंट के साथ जा रहा है, भानु सिर्फ बी के साथ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक रिलेशन हो गया। मतलब कि यहाँ पे सेट बी जो है, सेट बी जा सकता है दोनों तरफ सेट ए की तरफ, लेकिन जो सेट ए है उसे सिर्फ सेट बी की तरफ जाना पड़ेगा एक ही टाइम। मतलब कि यहाँ पे बिनोय है, बिनोय की इमेज एक ही रही ना, और भानु की भी इमेज एक ही रही, इस इमेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे इसलिए फंक्शन होगा, ठीक है। दिस इज द फंक्शन बिकॉज ऑल एलिमेंट्स इन डोमेन हैव ओनली वन इमेज, ठीक है। यहाँ पे इनकी सिर्फ एक ही इमेज है, भानु की भी इमेज है, और बिनोय की भी इमेज है, अली की भी एक इमेज है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रिलेशन हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं फाइंडिंग रेंज एंड डोमेन्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे फंक्शंस की, किसकी, फंक्शंस की। हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन गिवन है एफ
एफ एक्स, ठीक है। एफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एफ ब्रैकेट में एक्स, ये बराबर है एक्स में, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो हमारे पास एफ एक्स है, एफ के वेरिएबल क्या है, एफ का वेरिएबल है एक्स, वो एफ के वेरिएबल एक्स को कन्वर्ट कर देगा एक्स में। मतलब कि यहाँ पे बेसिकली एक्स जो है वो एक्स के बराबर है। मतलब कि यहाँ पर हमारे पास ये एक ऐसा फंक्शन है कि एक्स जो है एक्स को कन्वर्ट कर देगा एक्स में ही। मतलब कि बेसिकली यहाँ पे सेम ही रहेंगे। इसका डोमेन क्या हुआ, डोमेन हुआ मतलब कि ऐसी कौन सी वैल्यू यहाँ पे हम एक्स में ले सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हम कौन सी वैल्यू ले सकते हैं एक्स की, तो वो हो जाएगा पूरी माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी। यहाँ पे देखिए इसको हम इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ ऐसा साइन होता है इन्फिनिटी का, और यहाँ पे एक तरफ हो गया माइनस इन्फिनिटी। देखिए इन्फिनिटी भी दो होती है, एक होती है प्लस इन्फिनिटी, एक होती है माइनस इन्फिनिटी। जीरो से लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे पास इन्फिनिटी होगी वो होगी माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी होता है छोटे से छोटा नंबर, और इन्फिनिटी होता है बड़े से बड़ा नंबर, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी मतलब कि सबसे छोटा नंबर हो गया माइनस इन्फिनिटी बेसिकली है। तो इनकी डोमेन हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी में। मतलब कि हम डोमेन मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड में एक्स की वैल्यू कौन सी रख सकते हैं, कोई सी रख सकते हैं, हमारी मर्जी है, कुछ भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पे पाई लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू, और वहाँ पे वही घूम के हमारे पास रेंज आएगी। यानी कि रेंज और डोमेन यहाँ पे सेम है, तो इसलिए यहाँ पे जो डोमेन है वो भी माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी आएगी, और हमारे पास यहाँ पे रेंज भी आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब आप देख लेते हैं यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन एक्स को एक्स में से एक घटा देगा। मतलब कि एक ऐसा फंक्शन है कि अगर इस फंक्शन के अंदर हम एक्स डालेंगे तो उसको उसमें से एक घटा देगा ये। अगर हम इसके अंदर 2 डालेंगे तो यहाँ पे एक आंसर आएगा, 3 डालेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, अगर इसमें 100 डालेंगे तो 99 आएगा। मतलब कि उनमें से एक घटा देगा ये, ठीक है। ये हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है, इसमें डोमेन क्या है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड में हम यहाँ पे किसकी कैसी वैल्यू, एक कौन सी वैल्यू रख सकते हैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। लेफ्ट हैंड साइड में हम कुछ भी रख सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। आगे हम लिमिटेशन देखेंगे, आगे हमारे पास बहुत सारी लिमिटेशन आ जाएगी, लेकिन हमारे पास यहाँ पे अभी कोई लिमिटेशन नहीं है। मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड में हम एक्स की कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हमारे पास डोमेन आ गया माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। और रेंज आ गई हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी। मतलब कि उनमें से हमें सिर्फ एक माइनस करना है, तो हमारे पास रेंज वही सेम रहेगी। हमारे पास अब आ चुका है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, मतलब कि x को 1/x में कन्वर्ट कर देगा। अगर x2 होगा तो 1/2 यानी कि 0.5 बन जाएगा। अगर x4 होगा तो 0.25 बन जाएगा। अगर x1 होगा तो वो 1 बन जाएगा। और यहाँ पे एक और चीज़ देखने का बात देखिए, जो 1/x जो है ना हमारे पास, ये जो फंक्शन है, ये 1/x बराबर होगा 0 के, सॉरी ये y के हमारे पास जो 1/x जो है वो बराबर होगा y के। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास x है, x कन्वर्ट हो जा रहा है y में। फिलहाल यहाँ पे x कन्वर्ट हो जा रहा है 1/x में, लेकिन यहाँ पे 1/x जो है वो बराबर है y के, ठीक है। तो यहाँ पे हम x 0 ले सकते हैं। देखिए हमने रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था पहले। रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर होते हैं ऐसे दो नंबर p/q में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। p और q इंटीजर्स हों, और उनमें जो है q जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। वैसे ही यहाँ पे फंक्शंस में नीचे वाली वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, x कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसलिए हमारे पास डोमेन क्या आ गया, डोमेन मतलब कि x की सारी वैल्यूज जो इसमें पॉसिबल है वो फाइंड डालनी। x में देखिए हम यहाँ पे 0 डाल सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे x 0 डाल दिया तो यहाँ पे हमारा फंक्शन हो जाएगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1/0 होता है नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसलिए हमारे पास डोमेन आ जाएगा r, मतलब कि रियल नंबर -0। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक सेट गिवन है, सिंगलटन सेट। इसमें क्या है, इसमें 0 है, मतलब कि वो सभी रियल नंबर्स 0 को छोड़ के डोमेन कहलाएंगे, ठीक है। क्यों 0 इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में हो गया। और रेंज हम देख लेते हैं, रेंज क्या होगी, रेंज इसमें कुछ भी हो सकती है, रेंज हो गई r। मतलब कि हम यहाँ पे कुछ भी नंबर डालेंगे ना तो हमारे पास यहाँ पे रेंज आ जाएगी। वो हमारे पास इसलिए यहाँ पे रेंज हो जाएगी -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। r आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे एक रेंज। और एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे रेंज जो है वो 0 भी नहीं हो सकती, रेंज 0 नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि हमारे पास ऊपर एक 1 है, ऊपर हमारे पास एक 1 है। अगर हम नीचे हमारे पास यहाँ पे एक ऊपर हमारे पास 1, मतलब कि 1 के नीचे हम कुछ भी डालें, कोई भी डालें, तो यहाँ पे हमारे पास कभी भी 0 नहीं आता। 1 को हम किसी नंबर से अगर हम डिवाइड करें तो कभी भी वो 1 नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे ये 0 नहीं आएगा और सभी रियल नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। और एक और चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू √x, मतलब कि x जो है वो बराबर है √x के। अगर x 4 होगा तो वहाँ पे 2 आ जाएगा, अगर x 9 होगा तो आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। तो डोमेन क्या होगा, डोमेन मतलब कि यहाँ पे हम x की कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं, x की देखिए आप x की माइनस वैल्यू पुट कर सकते हैं, √-1, √-2, √-4 ऐसे आप पुट कर सकते हैं। देखिए कभी भी √2 माइनस में नहीं होता, कॉम्प्लेक्स नंबर अलग बात है, कॉम्प्लेक्स नंबर में √-1 आइटा कहलाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए रियल नंबर की बात करिए, रियल नंबर में जो है
अंडर रूट में -1 कभी भी नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पे अंडर रूट में माइनस की वैल्यू नहीं लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास डोमेन हो जाएगी यहाँ पे 0 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पे डोमेन हो जाएगी 0 से लेके इन्फिनिटी। 0 से लेके इन्फिनिटी मतलब कि हमने सारे के सारे नेगेटिव नंबर छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट एक्स है और एक्स में कभी भी जो है नेगेटिव नंबर्स नहीं आ सकते। ठीक है, हमारे पास रेंज क्या हो जाएगी? रेंज हो जाएगी हमारे पास 0 से इन्फिनिटी। रेंज भी कभी नेगेटिव नहीं आ सकती, मतलब कि आप जो है रूट के अंदर भी 0 नहीं डाल सकते हैं, रूट के अंदर भी 0 नहीं डाल सकते हैं और रूट के बाहर भी 0 नहीं आएगा। मतलब कि ना तो स्क्वायर रूट इनपुट फंक्शन इनपुट लेगा माइनस और ना ही आउटपुट देगा माइनस। मतलब कि आपने सुना माइनस मान फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं माइनस अंडर रूट 25 ले लेते हैं। ठीक है, अंडर रूट 25 हमने ले लिया, तो 25 का अंडर रूट क्या हो जाएगा? 25 का अंडर रूट हो जाएगा 5। 5 5 25 है, तो यहाँ पे 5 जो है वो पॉजिटिव में आया है। आप कोई सा भी नंबर ले लीजिए पॉजिटिव अंडर रूट में, तो वहाँ पे उसका जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी। इसलिए यहाँ पे हमारे पास जो रेंज है वो आ जाएगी सारे पॉजिटिव नंबर 0 को मिला के, क्योंकि 0 भी आ सकती है यहाँ पे हमारी रेंज, क्योंकि एक्स को हमने 0 ले लिया तो हमारे पास रेंज जो है वो 0 आ जाएगी। तो 0 से लेके इन्फिनिटी, और यहाँ पे हम 0 को इंक्लूड करेंगे। ये हमें कैसे पता लगा कि 0 को इंक्लूड करेंगे, किसी और को इंक्लूड नहीं करेंगे? देखिए मैंने पिछले वाले चैप्टर में एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसको हम बोलते हैं ये जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट और नॉर्मल ब्रैकेट का फंक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है? देखिए इसमें जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो उसको मतलब होता है कि 0 बराबर है, मतलब कि 0 को हम ले सकते हैं, इसका मतलब होता है स्क्वायर ब्रैकेट में। देखिए स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो कुछ कुछ इक्वल साइन के जैसे दिखते हैं ना, स्क्वायर ब्रैकेट के पास भी लास्ट में एक डंडा लगा दिया गया है, नहीं तो ये इक्वल साइन की तरह दिखते हैं। इसलिए आप इसको यहाँ पे याद रख सकते हैं कि यहाँ पे जो 0 है वो इंक्लूडेड है और इन्फिनिटी इंक्लूडेड नहीं है। इन्फिनिटी इंक्लूड क्यों नहीं है? क्योंकि इन्फिनिटी क्या है, कोई नंबर पता नहीं है किसी को पता नहीं है कि इन्फिनिटी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। इन्फिनिटी मतलब कि कभी कभी ना खत्म होने वाला नंबर है इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी को हम इंक्लूड कर सकते हैं? नहीं कर सकते इसको इंक्लूड। ऐसा नंबर जो किसी को पता ही नहीं है उसको हम इंक्लूड कैसे करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे इन्फिनिटी भी हमारे पास जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे इन्फिनिटी की तरफ। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं जो हमारे पास -√5, मतलब कि यहाँ पे बाहर माइनस हो सकता है उसके। अगर हम x9 लें तो हमारे पास आंसर आएगा -3। क्यों? क्योंकि x का अंडर रूट हो जाएगा 3 और बाहर माइनस है, इसलिए यहाँ पे बाहर -3 आ जाएगा। डोमेन क्या है? डोमेन फिर से x की कौन सी वैल्यू ले सकते हैं? x की माइनस को छोड़ के भी ले सकते हैं। ठीक है, x की हमारे पास सारी पॉजिटिव वैल्यू, y से लेके इन्फिनिटी तक, और रेंज हो जाएगी हमारे पास माइनस से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसके आगे माइनस लग गया, इसके आगे अब हमारे पास माइनस लग गया, इसलिए यहाँ पे इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। इसकी छोटी सी गलती हो गई है, ये माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो हमेशा माइनस आएगी। यहाँ पे इसके अंदर आप कुछ भी पुट कर लीजिएगा तो हमारे पास जो वैल्यू है वो हमेशा नेगेटिव आएगी। यहाँ पे जो माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे एक रेंज आ गई। रेंज मतलब कि y की वैल्यूज़, यानी कि -√x जो है इसको निकालने के बाद जो हमारी पास वैल्यू आएगी इसकी, वो क्या आएगी? वो हमेशा माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक आएगी, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक बीच में कोई भी वैल्यू आ सकती है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं f(x) = 1/√x। ठीक है, तो हमारा डोमेन क्या होगा? डोमेन हो जाएगा हमारे पास 0 से लेके इन्फिनिटी, जहाँ पे 0 इंक्लूडेड नहीं है। 0 इंक्लूडेड क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए यहाँ पे अंडर रूट एक्स है। अंडर रूट एक्स जो है वो डिनोमिनेटर में भी तो है, यानी कि अंडर रूट आ गया इसलिए हम इसमें नेगेटिव नहीं लेंगे, और डिनोमिनेटर है इसलिए हम यहाँ पे 0 नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ना तो नेगेटिव लेंगे ना 0 लेंगे, इसलिए हम यहाँ पे सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स लेंगे। 0 से लेकर इन्फिनिटी, जहाँ पे 0 इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे 0 के सामने एक लगा दिया नॉर्मल ब्रैकेट। ठीक है, अब हमारे पास रेंज क्या आएगी? रेंज आएगी इसकी 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, और मतलब कि हमारे पास जो डोमेन जो है वो 0 से इन्फिनिटी है, और डोमेन का जब हमने रेसिप्रोकल कर दिया तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। डोमेन का रेसिप्रोकल कर दिया तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, कभी भी ये 0 या फिर माइनस की वैल्यू नहीं आएगी यहाँ पे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। ये हमारा बेसिकली 7th क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें 4/√8 - x की रेंज और डोमेन निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास डोमेन क्या होगा? डोमेन होगा x की सारी पॉसिबल वैल्यूज़। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि नीचे अंडर रूट में जो है, नीचे अंडर रूट में वो 0 नहीं हो सकता। 0 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होता, और यहाँ पे जो अंडर रूट में है ना, ये कभी भी माइनस भी नहीं हो सकता। यानी कि ये माइनस क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये अंडर रूट में माइनस नहीं होता, यानी कि ना तो माइनस हो सकता ना ये 0 हो सकता। ये सारे ये हमेशा 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा मतलब कि ये हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा। x -8 - x इज ग्रेटर देन 0, 8 इज ग्रेटर देन x। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 8 इज ग्रेटर देन x, यानी कि 8 जो है वो x से हमेशा बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 8 जो x से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है वो 8 से हमेशा छोटा है। इसलिए हमारे पास डोमेन आ चुका है। क्या आ गया डोमेन? 8 से लेके माइनस इन्फिनिटी, जहाँ पे 8 इंक्लूडेड है। ठीक है, 8 इंक्लूडेड नहीं है, सॉरी यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर दिया, क्लोज ब्रैकेट। यहाँ पे 8 इंक्लूडेड नहीं है,
क्यों? क्योंकि अगर हमने यहाँ पे 8 ले लिया तो वहाँ पे नीचे 0 हो जाएगा और नीचे 0 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं इसकी रेंज क्या है। इसकी रेंज देखिए, रेंज जो है वो इसकी माइनस में पॉसिबल तो है नहीं। क्यों? क्योंकि नीचे भी प्लस है, क्योंकि अंडर रूट में ना कोई भी वैल्यू हमेशा प्लस आती है। अंडर रूट 25 प्लस 5, अंडर रूट 9 प्लस 3, ठीक है। यानी कि अंडर रूट में वैल्यू हमेशा प्लस आती है और ऊपर हमेशा प्लस है ही, इसलिए हमारे पास ये हमेशा प्लस आएगी, ना ये जीरो आएगी और ना ये माइनस आएगी, ठीक है। यानी कि इसकी रेंज हो जाएगी फिर से 0 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस। देखिए हमने ऊपर रेंज निकाला, इसका रेंज निकालने का एक और तरीका है। उसमें हम क्या करते हैं, उसको हम यहाँ पे देखिए क्या था, यहाँ पे है ना एक्स इंट वाई इन टर्म ऑफ एक्स था। यहाँ पे हम एक्स इन टर्म ऑफ वाई लिख देंगे आगे। वो अभी दूसरा जो है वो दूसरा प्रोसेस है। देखिए हमारे पास यहाँ पे 0, है, ठीक है। 0, है हमारे पास यहाँ पे रेंज। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस, मतलब कि कुछ ऐसे फंक्शंस जो कुछ ऐसे स्पेसिफिक हो, स्पेशल फंक्शंस हो। हमने ऊपर देखा फंक्शन जैसे कि अंडर रूट एक्स, 1/x, x+1, x-1, ये हो गए हमारे पास नॉर्मल फंक्शंस, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ फंक्शंस पढ़ेंगे जैसे आइडेंटिटी फंक्शंस, पॉलिनोमियल फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे अभी, एनसीईआरटी में नहीं है, बार वो इतना ज़रूरी भी नहीं है बेसिकली, वो आप 12th में सब कुछ कवर कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ेंगे आइडेंटिटी, कॉन्स्टेंट, पॉलिनोमियल और इससे पहले हम देख रहे थे आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? देखिए आइडेंटिटी फंक्शन बिल्कुल बेसिक फंक्शन होता है। इसमें जो हमारा x बराबर होता है ना, वो x बराबर होता है वाई के। हमने सबसे पहले एक फंक्शन पढ़ा था f(x)=x, मतलब कि x में कोई चेंज नहीं आएगा, x बराबर होगा वाई के। तो इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बनेगी जो ओरिजिन से पास करेगी, ठीक है। x की वैल्यू आप देखेंगे यहाँ पे, x की वैल्यू और y की वैल्यू बिल्कुल सेम होगी, ठीक है। x की y की वैल्यू कैसे प्लॉट करेंगे हम यहाँ पे अभी आगे देख लेंगे। तो हमारे पास बिल्कुल बेसिक सा फंक्शन होगा, आइडेंटिटी फंक्शन बिल्कुल पहला फंक्शन होगा, ठीक है। f(x)=x, इसका एग्जांपल है। अगले हम देख लेते हैं कॉन्स्टेंट फंक्शन के बारे में। कॉन्स्टेंट फंक्शन क्या होता है? कॉन्स्टेंट फंक्शन, कॉन्स्टेंट मतलब कि y की वैल्यू जो है ना वो कभी भी चेंज नहीं होगी, वो हमेशा कंजर्व्ड रहेगी, वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी। तो हमारे पास जो y की वैल्यू है ना वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन आ गया वो आ गया f(x)=c। हमारे पास ये फंक्शन है f(x)=c। तो इसमें क्या होगा? देखिए c का मतलब क्या है? c पे हमारे पास यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। c बराबर हो सकती है 8 के, -9 के, -6 के, कुछ भी हो सकता है c। फिर यहाँ पे इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये एक ऐसी पैरेलल लाइन होगी जो पैरेलल होगी एक्सेस के, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे y कभी भी चेंज नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पे हमारी जो वैल्यू होगी वो x एक्सेस के पैरेलल होगी, ठीक है। तो हमारे पास ये यहाँ पे इंटीजर है, y जो है जो वो है डिस्टेंस है वो फ्रॉम x एक्सेस वो हमेशा सेम रहेगा, इसलिए यहाँ पे हमेशा ये पैरेलल रहेगी। ये हमारे पास एक कॉन्स्टेंट फंक्शन है, ठीक है। अगला हम देख लेते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में। देखिए पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल से जो हमारे पास फंक्शन बनता है उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल वहाँ होता है हमारे पास यहाँ पे एक ऐसी एक्सप्रेशन जहाँ पे जो वेरिएबल है, वेरिएबल की हाईएस्ट वैल्यू जो होती है वो हमेशा एक पॉजिटिव होती है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, वो कभी भी इंटीजर में नहीं हो सकती, मतलब कि वो हमेशा पॉजिटिव रहती है, ना तो वो फ्रैक्शनल हो सकती ना वो माइनस हो सकती, ठीक है। और उनकी जो टर्म्स होती है वो जो है पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, मतलब कि x⁴ + 3⁻3 कुछ इस तरीके, मतलब कि x⁴ मतलब कि x की वैल्यू जो है वो घटती जाती है, x की जो पावर है, इसलिए हम x की पावर की डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं इनको, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इनमें से कौन सा जो है वो एक जो हमारे पास पॉलिनोमियल है। देखिए हमारे पास देख लीजिए x⁻⁻1 + 1, x की वैल्यू हमारे पास ये यहाँ पे -1 है, इसलिए यहाँ पे ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे जो है हमारे पास -1 है, इसलिए यहाँ पे ये जो है ये नहीं है एक पॉलिनोमियल फंक्शन। 1/x, देखिए x की वैल्यू अब ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे वही बन जाएगा x⁻⁻1, x यहाँ पे हमारे पास 1 है, इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1, ठीक है, इसकी वैल्यू इसकी पावर। और यहाँ पे फिर से हमारे पास x की पावर माइनस नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे हमारे पास पावर जो है वो माइनस आ जाएगी, इसलिए यहाँ पे ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। और लास्ट वाले में x की पावर 5/4 है, ये भी जो है पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पावर हमेशा प्लस रहनी चाहिए पावर, ना तो ये फ्रैक्शन भी हो सकती है ना ये नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। हमेशा ये जो है इंटीजर होना चाहिए प्लस का। अब हम देख लेते हैं पावर ऑफ x=1, मतलब कि जब कभी भी x की पावर 1 होगी ना, देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारे पास जो पॉलिनोमियल फंक्शन है उसमें जो है एक पॉलिनोमियल गिवन होता है, मतलब कि f(x)=x+1, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। एक ऐसा फंक्शन जिसमें पॉलिनोमियल इन्वॉल्व हो उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन, और एक ऐसी इक्वेशन जिसमें फंक्शन इन्वॉल्व हो उसको हम बोलते हैं फंक्शन इक्वेशन, ठीक है। उसके बारे में आगे पढ़ेंगे।
तो हमारे पास एक्स की पावर जब 1 होगी तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, एक्स की पावर 2 होगी तो उसका एक पैराबोला बनेगा, एक्स की पावर 3 होगी तो वहाँ पे एक डबल पैराबोला बनेगा, मतलब कि दो ऐसे यहाँ पे कर्व बन जाएंगे, इसको हम पैराबोला भी बोलते हैं, कर्व को। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन क्या होता है? रेशनल फंक्शन हमारे पास होता है यहाँ पे कोई रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर होता है पी बाई क्यू, जहाँ पे पी और क्यू इंटीजर होते हैं, क्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता। और जब कभी भी फंक्शन में जो है ऊपर नीचे, देखिए यहाँ पे जो हमारे पास पी और क्यू इंटीजर है ना, फंक्शन में यहाँ पे पी और क्यू दोनों पॉलिनोमियल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? पॉलिनोमियल। देखिए हमारे पास यहाँ पे एफ एक्स अपॉन जी एक्स आ जाता है। ठीक है, और जी एक्स और एफ एक्स क्या होती है हमारे पास यहाँ पे हो जाते हैं ये हमारे पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, मतलब कि हमारे पास रिलेशनल नंबर में ऊपर नीचे इंटीजर होते हैं, रेशनल फंक्शन में ऊपर नीचे पॉलिनोमियल होते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट एक्स प्लस 1, ये क्या है? ये रेशनल फंक्शन है? ये नहीं है। क्यों? क्योंकि अंडर रूट एक्स है, अंडर रूट एक्स का मतलब एक्स रेशो पावर 1/2, और 1/2 जो है वो फ्रैक्शन है, इसलिए आपकी ना तो ये पॉलिनोमियल हुआ और ना ये एक हमारे पास ये रेशनल फंक्शन हुआ। अगला हम देख लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन माइनस एक्स रेशो पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1, ये भी हमारे पास एक काफ़ी अच्छा फंक्शन हो गया, हमारे पास यहाँ पे हो गया रेशनल फंक्शन। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं रियल फंक्शन और रियल वैल्यूड फंक्शन। देखिए रियल फंक्शन में जो है वो डोमेन और रेंज दोनों हो, यहाँ पे हमारे पास रियल नंबर होते हैं, फिर उसके सबसेट होते हैं। और हमारे पास जो रियल वैल्यू फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं उनमें जो डोमेन होता है ना, वो उसका पता नहीं है, वो हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता, लेकिन जो रेंज है, रेंज हमेशा रियल नंबर होनी चाहिए। जब कभी भी हम रियल वैल्यूड फंक्शन की बात करें तो वहाँ पे रेंज हमेशा रियल जो है वो हमेशा रियल नंबर होना चाहिए। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, एक्स प्लस 1 यहाँ पे हमारे पास ये क्या फंक्शन है? ये एक रियल फंक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डोमेन भी आ रहे हैं, रेंज भी आ रहे हैं, यहाँ पे इनकी कोई लिमिटेशन नहीं है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं और वाई की वैल्यू भी हमारे पास कुछ भी आ सकती है। तो हमारे पास डोमेन और रेंज दोनों हो गए हमारे पास रियल वैल्यू, रियल नंबर, सो इसलिए यहाँ पे ये रियल फंक्शन भी हो गया और ये रियल फंक्शन भी हो गया, रियल वैल्यूड फंक्शन भी हो गया। रियल वैल्यूड फंक्शन में जो है उसका जो प्रॉपर्टी होता है वो होता है कि उसकी जो रेंज है वो रियल नंबर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे रेंज रियल नंबर तो है ही, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक रियल वैल्यूड फंक्शन तो है ही, साथ में साथ ये एक रियल फंक्शन भी है। ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x जो है इसका हमें ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, तो इसमें हम x की डिफरेंट वैल्यूज़ लेंगे, y की डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी। x की वैल्यू हमने इन्फिनिटी ली तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/∞। देखिए 1/∞ वैसे राउंड ऑफ करके जीरो हो जाता है, लेकिन 1/∞ वैसे 0.00000 कभी ना खत्म होने वाली 0.001 ऐसे कुछ ऐसे नंबर है हमारे पास ये। ठीक है, मतलब कि इसको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं 1/∞ को जीरो बनाने के लिए, लेकिन 1/∞ को हम यहाँ पे 0.000 कुछ ऐसे मान के चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका जो ग्राफ बन जाएगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, यानी कि हमारे पास ये एक पैराबोला इस तरफ, दूसरा पैराबोला उस तरफ, और यहाँ पे जो हमारे पास पैराबोला है वो एक्स एक्सेस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। एक्स एक्सेस को अगर से इंटरसेक्ट कर दिया या फिर वाई एक्सेस को भी नहीं करेगा, मतलब क्या है कि एक्सेस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। एक्सेस को इंटरसेक्ट करते ही यहाँ पे हमारे पास एक्स और वाई जीरो हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये एक्स और वाई दोनों जीरो नहीं होने चाहिए। अगर एक्स जीरो हो गया तो हमारे पास यहाँ पे क्या देगा? एक्स जीरो हो गया तो हमारे पास ये जो है एक हमारे पास ये बनी नहीं, क्योंकि नीचे जीरो हो नहीं सकता और वाई भी जीरो यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि नीचे जीरो होगा तो हमारे पास ये नॉट डिफाइंड फंक्शन हो जाएगा। इसलिए हमारे पास इसका जो ग्राफ बनेगा वो किसी इस तरीके से बनेगा, और यहाँ पे जो देखिए ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे आपस में। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन में क्या होता है? मॉडुलस देखिए, मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस में क्या होता है कि एक कोई भी वेरिएबल होता है उसके दोनों तरफ हम दो डंडे लगा देते हैं। एक्स है, एक्स के हम तो दोनों तरफ हमने डंडे लगा दिए, तो ये हो गया हमारे पास मॉडुलस एक्स। ठीक है, तो दूसरा हम देख लेते हैं कि जो है हमारे पास जो मॉडुलस होता है वो होता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, मतलब कि ओरिजिन से कितनी दूरी है उसकी। ओरिजिन से दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी, ओरिजिन से दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी, और यहाँ पे जो है ये हर एक चीज़ को पॉजिटिव कर देता है। मतलब कि मोड -1 करेंगे ना आप, मॉडुलस को मैं यहाँ पे मोड बोल रहा हूँ एक बार, तो मोड -1 करेंगे तो वहाँ पे -1 आएगा। क्यों? क्योंकि जो है अगर इसके अंदर हमने x की वैल्यू प्लस डाली तो उसको कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर हमने x की वैल्यू इसके अंदर माइनस डाल दी तो उसके आगे एक और माइनस लगा देगा। देखिए यहाँ पे हमने 0.2 लिया तो 0.2 का मोड आया 0.2, और -0.2 का मोड क्या आया? यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू थी ये माइनस थी, इसलिए इसने क्या इसने इसके आगे एक और माइनस लगा दिया और माइनस माइनस यहाँ पे हो गया प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कि ये बात तय हो गई कि कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता मोड। ठीक है, पॉजिटिव होगा हमेशा, और ये ओरिजिन से उसकी दूरी होगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स -1 का मोड है हमारे पास 3। ठीक है, हम यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती है। एक सिचुएशन है कि हमारे पास x -1 जो है
वो 3 के बराबर है, और एक सिचुएशन हो सकती है x-1 जो है वो -3 के बराबर है, क्योंकि -3 और 3 दोनों का मोड 3 होता है। ठीक है, यानी कि हमारे पास दो सिचुएशन आ गई, एक सिचुएशन हो गई 3 और एक सिचुएशन हो गई x-1 = -3। यानी कि यहाँ पे हम देख लेते हैं x-1 जब 3 होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, और जब x-1 जब -3 होगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2। यानी कि हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी कि x आ जाएगी हमारे पास एक बार 4, एक बार आ जाएगी -2। ठीक है, तो हमारे पास 4 और -2 इसकी वैल्यू हो जाएगी। 4 -1 क्या होता है, 4 -1 3 होता है, और 3 का मोड 3 होता है। और -2 -1 क्या होता है, -2 -1 होता है -3, और -3 का मोड भी 3 होता है। यानी कि इसमें जो हमारे पास दो वैल्यू आ जाएगी, इसकी दो वैल्यू कौन सी हो जाएंगी, दो वैल्यू हो जाएंगी -3 और 4, सॉरी -2 और 4। ठीक है, हम चलते हैं आगे। आगे देख लेते हैं f(x) = x-1 का मोड। ठीक है, इसका हमने डोमेन और रेंज निकालना है। डोमेन क्या है, डोमेन में कुछ भी लिख सकते हैं हम। डोमेन हो गया हमारे पास r, और रेंज हो गया r, रेंज भी होगी, मतलब कि यहाँ पे = में 3 नहीं गिवन है। यहाँ पे हमारे पास ऊपर वाले में =3 गिवन था, लेकिन यहाँ पे =3 गिवन नहीं है। मतलब कि हमारे पास डोमेन और रेंज निकालना है। मतलब डोमेन मतलब कि इसमें कौन सी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं x की, इसमें हम x की कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, और रेंज की भी हम कुछ भी आ जाएगी। रेंज क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी x-1 = r। तो यहाँ पे एक और नोट करने की बात है कि जो रेंज है वो r+ आएगी। क्यों, क्योंकि हम इसके अंदर कुछ भी डालेंगे तो हमेशा आउटपुट पॉजिटिव आएगा, इसलिए हमारे पास जो रेंज है वो r+ आ जाएगी, और r डोमेन जो है वो आ जाएगा r। और अगला हम देख लेते हैं एक और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, इस क्वेश्चन को अगर आपने समझ लिया तो आपकी जो मॉडुलस की जानकारी है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। मॉडुलस के बारे में आपको सब कुछ पता है, इसका मतलब कि ये क्वेश्चन जो है, देखिए ये क्वेश्चन x का मोड प्लस में x-4 का मोड प्लस में x-6 का मोड और इस = में 10। यहाँ पे हमें x की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं स्टेप 1 और स्टेप 2 देख लेते हैं। मतलब कि यहाँ पे हम इसको स्टेप्स के द्वारा सोल्व करेंगे। एक बार एक स्टेप फॉलो करेंगे, एक बार दूसरा स्टेप फॉलो करेंगे। इसमें x की हमें एक ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जो इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। देखिए बिल्कुल ध्यान से सुनना जो मैं बोलूँगा। एक पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप होता है फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट होता है कि x की ऐसी वैल्यू जो उसको जीरो बना दें, x की ऐसी वैल्यू जो उसको जीरो बना दे। पहले वाले केस में क्या होगा, पहले वाला जो हमारे पास मोड x है ना, मोड x हमारे पास मोड x है, तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो इसको जीरो बनाएगी। x की सिर्फ एक ही वैल्यू होगी जो होगी जीरो, वो ही इसको जीरो बनाएगी, क्योंकि जीरो का मोड ही जीरो होता है, और किसी नंबर का मोड जीरो नहीं होता, सिर्फ जीरो का मोड जीरो होता है। ठीक है, तो हमारे पास पहले वाले केस में मोड x का जो क्रिटिकल पॉइंट हो गया वो हो गया जीरो, और दूसरे वाले केस में हमारे पास जो x-4 है, x-4 का जो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है वो क्या होगा, x की ऐसी वैल्यू जो इसको जीरो बना दे। x को अगर हम 4 रख के देखें तो हमारे पास 4 - 4 जीरो हो जाएगा, और फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा जीरो। यानी कि हमारे पास x-4 का मोड का क्रिटिकल पॉइंट हो गया 4। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं x-6। x-6 का क्रिटिकल पॉइंट हो गया 6। 6 - 6 को जीरो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से सुनना। अब हम इन तीनों नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर लाइन पे कैसे, हम एक नंबर लाइन बनाएंगे जिसमें एक तरफ होगा -∞, एक तरफ होगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब कि कभी ना खत्म होने वाला नंबर, ये मैंने आपको पहले बता दिया। अब हम 0, 4 और 6 को तीनों को प्लॉट कर दिया। ठीक है, तीनों को हमने इस नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए बिल्कुल ध्यान से सुनना। हमने यहाँ पे क्या किया, केस 1 लिया। केस 1 कैसे लिया, जब भी हमने यहाँ पे तीनों नंबर को यहाँ पे प्लॉट किया तो हमारे पास यहाँ पे 4 इंटरवल आ गए, I1 I2 I3 I4 का मतलब यहाँ पे इंटरवल 1, इंटरवल 2, इंटरवल 3, इंटरवल 4। ठीक है, यानी कि हमारे पास एक इंटरवल 1 हुआ -∞ से लेके 0, इंटरवल 2 हुआ 0 से लेके 4, इंटरवल 3 हुआ 4 से लेके 6 के बीच में नंबर, और इंटरवल 4 हुआ 6 से लेके पूरी इन्फिनिटी तक के नंबर। ठीक है, तो अब हम देखेंगे केस केस बनाएंगे हम यहाँ पे। पहला केस क्या हुआ, केस 1 हुआ कि x जो है वो नेगेटिव है। x जब नेगेटिव आ गया ना तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, x = नेगेटिव आंसर, तो हमारे पास यहाँ पे x नेगेटिव आ जाएगा। और मतलब कि हमने y से छोटी वैल्यू यहाँ पे प्लॉट करके देखनी है। y से x से 0 से छोटी वैल्यू क्या आ गई, 0 से छोटी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई माइनस की कुछ कोई भी वैल्यू। यानी कि हमें सबसे पहले देखना है कि जो हमारे पास जो ये इन्फिनिटी से 0 है ना, इसके बीच में हमें कोई भी एक वैल्यू ले लेनी है। कोई भी हमने वैल्यू ले ली। यहाँ पे देखिए x हम मान के चलते हैं, यहाँ पे x बिलोंग करता है नेगेटिव नंबर को, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब यहाँ पे क्योंकि x एक नेगेटिव नंबर है, इसलिए यहाँ पे जो मोड x है वो इसके आगे एक और नेगेटिव लगा देगा। यानी कि हमने ऊपर पढ़ा था ना कि जब कभी भी पॉजिटिव मोड होगा ना तो उसको कुछ नहीं छेड़ेगा, कुछ नहीं करेगा, वो यूँ कहीं हो जाएगा। लेकिन अगर मोड के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू आ गई तो उसके आगे एक और x लगा देगा।
ठीक है। तो उससे आगे इसने क्या किया, उससे आगे इसने एक और एक्स लगा दिया, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई, एक और माइनस लगा दिया सॉरी, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई माइनस एक्स, इसकी वैल्यू आ गई माइनस एक्स। और यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू हमने नेगेटिव ली थी, इसकी यहाँ पे माइनस एक्स आ गई, लेकिन एक्स की वैल्यू नेगेटिव लेंगे तो एक्स माइनस फोर क्या आएगा, एक्स माइनस फोर आ जाएगा नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि एक्स जीरो से छोटी है और एक्स जीरो से छोटी है, तो यहाँ पे माइनस जो है वैल्यू आ जाएगी हमारी, ठीक है। और यहाँ पे माइनस वैल्यू आ गई, इसलिए फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम, इस पूरे का नेगेटिव ले लेंगे, क्यों, क्योंकि मोड में नेगेटिव नंबर होते हैं तो उसका आगे एक और नेगेटिव लगा देता है, इसलिए इसने इसके आगे एक और नेगेटिव लगा दिया और ये खुल के बन गया माइनस एक्स प्लस फोर, ठीक है। और अब हम एक्स माइनस सिक्स लेते हैं, एक्स माइनस एक्स भी नेगेटिव हो जाएगा और इससे आगे इसने एक और नेगेटिव लगा दिया, फिर यहाँ पे बन गया माइनस एक्स प्लस सिक्स। इससे हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई जीरो। क्या वैल्यू आ गई, जीरो। एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई जीरो, ये इसको सेटिस्फाई कर रही है। हम देखेंगे कि जीरो जो है, हमने क्या कहा, देखिए जीरो से लेके माइनस इन्फिनिटी के बीच में नंबर आना चाहिए, जीरो भी हो सकता है, जीरो हमने एक बार के लिए मान लिया जीरो हो सकता है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जीरो जो है वो इसका जो है इसका सोल्यूशन है, क्योंकि जीरो को पुट करें तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, दूसरे में माइनस फोर हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस सिक्स हो जाएगा, और माइनस फोर का मोड हो जाएगा फोर, और माइनस सिक्स का मोड हो जाएगा सिक्स, और फोर प्लस सिक्स हो जाएगा हमारे पास 10, यानी कि हमारे पास इस सिचुएशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास पहली वैल्यू आ गई जीरो, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो हमारे रियल वैल्यू है, देखिए हमारे पास यहाँ पे जो जो हमारे पास देखिए एक और ध्यान रखने की बात, हमारे पास यहाँ पे मोड एक्स में आप सोचोगे कि मोड में तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है, लेकिन आपने तो यहाँ पे माइनस एक्स लिख दिया, तो वो क्यों आ गया, वो आपको बताता हूँ कि यहाँ पे माइनस एक्स आ गया, क्यों आ गया, एक्स हमारे पास नेगेटिव नंबर है, और नेगेटिव नंबर का जब माइनस नेगेटिव करेंगे तो वहाँ पे प्लस आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पे एक्स जो है वो अकेला नंबर नहीं है, एक्स होता है साइन प्लस में वो नंबर, मतलब कि एक्स फॉर एग्जांपल बराबर है माइनस एक्स के, तो एक्स को हम माइनस सिक्स लिखेंगे, तो फिर माइनस एक्स क्या आ जाएगा, माइनस एक्स का मतलब माइनस सिक्स नहीं होगा, माइनस एक्स का मतलब होगा सिक्स, इसलिए यहाँ पे जो हमारे पास ये माइनस एक्स है, इसका मतलब हुआ ये एक पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, एक्स बराबर है नेगेटिव के, तो उसके बाद हमने एक और नेगेटिव लगा दिया, तो वो नेगेटिव नेगेटिव बन जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगी एक्स की, वो हो जाएगी जीरो। तो हम चलते हैं अगले पेज पे चलते हैं। देखिए हमने ऊपर लिए थे कुछ केस लिए थे, देखिए यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बताने की कोशिश की जा रही है कि नंबर अकेला वेरिएबल नहीं होता, अगर एक्स ए वन के बराबर है तो प्लस वन जो है वो एक्स होगा, और वैसे ही एक्स अगर माइनस वन के बराबर है तो जो हमारे पास एक्स की वैल्यू होगी वो सिर्फ वन नहीं होगी, वो माइनस वन होगी, वो पूरी माइनस वन होगी, साइन भी होगा वन भी होगा, दोनों को कंबाइन करेंगे तब जाके हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू प्रॉपर आ जाएगी, ठीक है। साइन कॉमा नंबर इज इक्वल टू वेरिएबल, ये आप बात ध्यान रखिएगा। दूसरा केस हम ले लेते हैं कि हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है वो फोर से छोटी और जीरो से बड़ी हो, फोर से छोटी होगी तो हमारे पास यहाँ पे जो उसकी हमने वैल्यू ऊपर पुट करी इस इक्वेशन में, तो जब फोर से जब छोटी होगी ना तो हमारे पास ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, यानी कि पॉजिटिव आ जाएगी, तब इसको यू का लिख देंगे एक्स, और ये एक्स माइनस फोर क्या आएगा, एक्स माइनस फोर यहाँ पे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे फोर से छोटी जो है वो वैल्यू हमारे पास जीरो से बड़ी, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास जो एक्स जो है वो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए और एक्स माइनस फोर नेगेटिव है, इसलिए हम इसके आगे पूरा एक नेगेटिव का साइन लगा देंगे, नेगेटिव ऑफ एक्स माइनस फोर, और ऐसे आप इसको सोल्व करेंगे ना तो हमारे पास एक्स इज इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा। आप यहाँ पे सिर्फ ये नहीं कह देना कि एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इसका सॉल्यूशन है, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इसका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि जीरो और फोर के बीच में आना चाहिए, लेकिन माइनस वन तो जीरो और फोर के बीच में आता ही नहीं, इसलिए यहाँ पे जो हमारे पास एक्स इज इक्वल टू माइनस वन है इसका सॉल्यूशन नहीं है। देखिए मैं आपको फिर से कहूँगा कि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको लंबा लग सकता है देखने में, लेकिन बिल्कुल 2-3 मिनट का काम है, मैं आपको समझाने में टाइम ले रहा हूँ बस, ठीक है। तो हमारे पास केस थ्री लेंगे, केस थ्री में जो एक्स है वो फोर और सिक्स के बीच में है, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी एक्स प्लस एक्स माइनस फोर माइनस हो जाएगा एक्स माइनस सिक्स, एक्स माइनस सिक्स है ना वो नेगेटिव आ जाएगा, एक्स माइनस सिक्स नेगेटिव क्यों आ जाएगा, क्योंकि वो सिक्स से छोटी है, वो सिक्स से छोटी को हम माइनस सिक्स लगाएंगे उसके आगे तो वो पूरी माइनस माइनस हो जाएगी, और उस पूरी के आगे माइनस लगा दिया तो हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू आ गई कि एक्स इज इक्वल टू एट, तो जब एक्स इज इक्वल टू एट दिस इज इम्पॉसिबल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम एक्स की वैल्यू ली थी छः से छोटी, लेकिन हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई आठ, यानी कि छः से बड़ी होगी ना, इसीलिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू आठ भी नहीं हुई, पहले वाले केस में माइनस वन आ गया था, पहले वाले में जीरो से छोटी आ गई थी, यानी कि पहले वाले केस में माइनस वन भी वैल्यू नहीं है, एट भी वैल्यू नहीं है, अभी तक हमें सिर्फ इसकी एक ही वैल्यू मिली है जो है जीरो। केस फोर देख लेते हैं, छः से बड़ी जब वैल्यू होगी ना तो सारी पॉजिटिव हो जाएंगे, ये सारे कोरोना से पॉजिटिव नहीं होंगे, वैसे पॉजिटिव हो जाएंगे ये,
फिर क्या होगा, यहाँ पे सारे पॉजिटिव होने के बाद यानी कि 6 से बड़ी है, सारी पॉजिटिव हो गई, फिर यहाँ पे कुछ कट पिट के हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 20/3, इसको हम 6.3333 ऐसे लिख सकते हैं, 6.3 बार बेसिकली इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। 6.3 बार मैंने इसको बोल दिया, ये ग्रेटर देन 6 है क्या नहीं, हमें देखिए बार बार प्रॉपर्टी मैच करनी है कि एक्स इज ग्रेटर देन 6, ठीक है, बिल्कुल सही बात है भाई, 6.3333 ग्रेटर देन 6 है, ठीक है, ग्रेटर देन 6 है। तो अब हमारे पास इसके फाइनल आंसर आ गया 20/3, 0, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैं आपको फिर से कहूँगा सेशन को बार बार पीछे जाके देखिए अगर आपको समझ में नहीं आता तो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो मॉडल्स के बारे में आपकी अच्छी जानकारी हो जाएगी, ठीक है। अब अभी आप ये देख लेते हैं, इफ़ दिस हैपन्स, मतलब अगर ये हो तो क्या होगा। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कट पिट के ऐसे आ जाए कि 8 बराबर है 8 के, ठीक है, तुम्हारे पास बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही, 8 के बराबर हुआ, तो हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास यहाँ पे एक्स की कोई वैल्यू तो आई नहीं, क्यों नहीं, ये हमारे पास एक्स तो पहले ही कट चुका। अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाए कि x+4 -x+4, तो हमारे पास क्या आएगा, x और -x तो कट जाएंगे ना, तो हमारे पास x बराबर हो जाएगा 8 बराबर हो जाएगा 8 के। तो हमारे पास अब क्या करेंगे, उस समय हम देखेंगे कि x बराबर है क्या नहीं 8 के। अगर ऐसे आ जाएगी 0 बराबर है 8 के, तो हमारे पास ये स्टेप नहीं उठाएंगे। लेकिन अगर ऐसे आ जाएगी 8 बराबर है 8 के, तो क्या होगा, तो इफ़ दिस हैपन्स, तो हम देखेंगे कि 8 बराबर है 8 के, बिल्कुल सही। तो हमारे पास जो हमने ऊपर एक स्टेटमेंट ली ना, तो वो भी बराबर होगी। तो हमारे पास x जो है ना, x हमने यहाँ पे 0 से बढ़ा लिया था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ x की 0 से बड़ी सारी वैल्यूज़, ये x की 0 से बड़ी सारी वैल्यूज़ यहाँ पे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ पे इसके सॉल्यूशन आ जाएगा x इज इक्वल टू r प्लस, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका उल्टा हो, मतलब कि यहाँ पे ऊपर वाले केस में आ गया था 8 बराबर है 8 के। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, अगर आ जाए 0 बराबर 8 के, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर 0 बराबर 8 हो ही नहीं सकता, हमारे जीते जीते ये 0 बराबर 8 हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, आपको पता, बिल्कुल पता है, 8 और 0 कभी भी बराबर नहीं हुए एक दूसरे के। तो है कि 8 और 0 बराबर नहीं है एक दूसरे के, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इसलिए हमारे पास यहाँ पे 8 और 0 बराबर नहीं है, यानी कि हमारे पास एक स्टेप गलत हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर हमने जो कंडीशन ली थी ना कि x इज ग्रेटर देन 0, वो हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगी, यानी कि हैंस दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग दैट x इज ग्रेटर देन 0। इसलिए हमारे पास x जितनी भी 0 से बड़ी है ना, वो उसके से सेटिस्फाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखिए, इफ दिस हैपेंस देन x ग्रेटर देन 0 इज नॉट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ये हमने देख लिया। अब हम यहाँ पे हमने क्या करा था कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन देखेंगे। अब हम आ चुके हैं हम एक और फंक्शन पे। इस फंक्शन का नाम है सिग्नम फंक्शन, बिल्कुल इजी फंक्शन है। देखिए सिग्नम फंक्शन का क्या बात है, देखिए सिग्नम फंक्शन मतलब कि एस जी एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें एक्स की वैल्यू देखिए, एक्स की वैल्यू अगर यहाँ पे हमारे पास कोई पॉजिटिव आ जाए, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आ गया हमारे पास एक्स की वैल्यू, तो वो उसको कन्वर्ट कर देगा 1 में। अगर इसमें कोई भी वैल्यू आ जाएगी माइनस की, तो उसको कन्वर्ट कर देगा -1 में। अगर इसमें 0 आ गई तो उसको कन्वर्ट कर देगा 0 में। मतलब कि सिग्नम ऑफ 1 क्या होगा, सिग्नम ऑफ 1 होगा 1। सिग्नम ऑफ 1 लाख क्या होगा, 1 लाख, देखिए 1 लाख पॉजिटिव है क्या नहीं, पॉजिटिव है क्या नहीं, पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या सिग्नम ऑफ -23 क्या होगा, -23 माइनस है, इसलिए यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर देगा -1 में। सिग्नम ऑफ 0 होगा 0, सिग्नम ऑफ माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, सिग्नम ऑफ माइनस इन्फिनिटी होगा -1, सिग्नम ऑफ इन्फिनिटी क्या होगा, सिग्नम ऑफ इन्फिनिटी होगा 1। और यहाँ पे सिग्नम ऑफ x बराबर होगा y, मतलब कि यहाँ पे जो जितनी भी हमने यहाँ पे वैल्यू ली ना, वो सारी y के बराबर होंगी। मतलब कि सिंपल सा फंक्शन है बिल्कुल। अगर हमारे पास x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो उसको 1 में कन्वर्ट कर देगा, 0 होगी तो 0 ही रहेगी। अगर यहाँ पे -1 हो गई तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा -1, ठीक है, 0 से छोटी हो गई तो। अब हम अभी इसका ग्राफ प्लॉट करना सीख लेते हैं। हमने ऊपर वाले जितनी भी वैल्यू थी यहाँ पे नीचे प्लॉट करी, तो यहाँ पे हमारे पास y जो है, y की सिर्फ 3 वैल्यू आई, एक आई 0, एक आई -1 और एक आई 1। इसको हम प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखिए कुछ इस तरीके से दिखेगा, ग्राफ पे ऐसे दिखेगा, लेकिन असली में ही ऐसे दिखेगा बिना ग्राफ के। बीच में डॉट आ जाएगा और दोनों तरफ कुछ इस तरीके से हमारे पास लाइन आ जाएगी, ठीक है। इसको हमने जब प्लॉट किया, हमारे पास एक्स की वैल्यू जो है वो बिल्कुल डिफरेंट आई, एक्स की वैल्यू की वाई से लेके, और वाई की वैल्यू बिल्कुल मतलब कि एक तरह से 3 ही वैल्यू रही, बिल्कुल 3 वैल्यू रही, चाहे 0 चाहे 1 चाहे -1, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे जो बीच में जो जो लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन कंसिडर नहीं होगी इस ग्राफ में, यानी कि ये ग्राफ जो है ना, ये वाली लाइन बिल्कुल कंसिडर नहीं होगी। मतलब कि यहाँ पे बीच में जो स्पेस दिख रहा है आपको, ये वाली लाइन भी कंसिडर नहीं होगी, अगर आप सोच रहे होंगे तो, ठीक है। सिग्नम ऑफ x+2 हमें करना है, फाइंड करना है x, ठीक है। सिग्नम ऑफ x+2 1 है, हमें x फाइंड करना है, x फाइंड करना है, यानी कि x+2 जो है ना वो 1 कब होगा, तब x+2 1 तब तो होगा जब x+2 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब क्या हुआ,
टू उस तरफ लेके इसका मतलब क्या हुआ, एक्स इज़ ग्रेटर देन -2, ठीक है। एक्स हमारा -2 से बड़ा है, एक्स हमारा यहाँ पे -2 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पे जो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो हो गया -2 से बड़ी। -2 से बड़ी आप कुछ भी लिख लो यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। -2 से बड़ी फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे -1 लिख लो, -1 लिखेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगी, 1 की 1 आ जाएगी। -2 से बड़ी आप 0 लिख लो, 0 + 2 0 2 हो जाएगा, और 2 का सेकंड हो जाएगा 1। इसकी यहाँ पे इन्फिनिटी + 2 इन्फिनिटी हो जाएगा, और इन्फिनिटी का सेकंड हो जाएगा 1। बिल्कुल सिंपल से हमारे पास यहाँ पे डोमेन देख लेते हैं। डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा -2 से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है। -2 देखा हमने, इन्फिनिटी हमने देख लिया, ठीक है। -2 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में हम यहाँ पे कोई भी एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और यहाँ पे रेंज क्या होगी, रेंज हमेशा इसकी 1 होगी, ठीक है। रेंज हमें बेसिकली गिवन ही है, इज इक्वल टू 1। 1 क्या है हमारे पास, 1 यहाँ पे एक वाई की वैल्यू है, और वाई की वैल्यू मतलब कि रेंज है, रेंज हमारे पास 1 गिवन है इसकी, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक और शानदार फंक्शन देख लेते हैं, जिसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखिए हमारे पास ये कुछ इतना बड़ा ये ग्रेट इंटीजर फंक्शन है, इसमें क्या होगा, देखिए इसको हम GIF से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या करता है, ये नंबर जो है वो नंबर को कम कर देता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का काम होता है यहाँ पे हमारे पास, ये ना ये नंबर को छोटा कर देता है। मतलब कि क्या हुआ, नंबर को छोटा करने का मतलब है कि अगर हम देखिए यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि मोड एक्स को कैसे लिखते हैं, मोड एक्स के जो है मॉडुलस एक्स के दोनों तरफ हम 2 डंडे लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 2.9 के दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये ग्रेटेड इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.9 देना चाहता है यहाँ पे हमारा, ठीक है। ये बेसिकली तो 2.9 का GIF क्या होगा, इसका होगा 2। क्यों, क्योंकि 2 से छोटी वैल्यू क्या होगी, 2.9 से छोटी वैल्यू, 2.9 से नियरेस्ट छोटी वैल्यू, 2.9 से नियरेस्ट छोटी वैल्यू होगा मैम हमारे पास 2। 3.1 की क्या होगा, 3.1 से छोटी वैल्यू नियरेस्ट 3। 4 का होगा 4, क्योंकि 4 तो बिल्कुल 4 के बराबर ही इंटीजर के हैं, इनकी नियरेस्ट इंटीजर निकालना है, इससे छोटा हो जो, ठीक है। -2.9 क्या होगा, -2.9 से छोटी क्या होगा, -2.9 से छोटा होगा -3। -2.9 से छोटा है -3, लेकिन 2.9 जो है, जो -2.9 बड़ा है -3 से, इसलिए यहाँ पे जो -3 है वो छोटा हो जाएगा -2.9 से, इसलिए यहाँ पे हमारे पास जो -2.9 है उसका हमारे पास GIF आ जाएगा -3, ठीक है। यानी कि इसका नियरेस्ट लिस्ट वैल्यू हो जाएगा हमारे पास -2.9। 0 की होगा 0, इन्फिनिटी होगी इन्फिनिटी, -5.9 की होगी -6, 5.9 की होगी 5, क्योंकि इससे छोटी थी ये। यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाएंगी, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारे बढ़िया सा ग्राफ बन जाएगा, ये कुछ स्टेयरकेस से बन जाएगा। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ मैंने सर्कल क्यों कर रखे हैं, सर्कल इसलिए कर रखे हैं क्योंकि यहाँ पे सर्कल अगर यहाँ पे फील्ड हो ना, इसका मतलब होगा कि यहाँ पे ये इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे सर्कल फील्ड का मतलब सर्कल की, क्योंकि सर्कल के अंदर कुछ भी फील्ड नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसकी वैल्यू हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू रॉन्ग हो जाएगी। यहाँ पे एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। देखिए एक्स फॉर एग्जाम्पल एक्स यहाँ पे एक्स की 0 है, तो यहाँ पे एक्स की 0, तो यहाँ पे -1 दिखा रहा है तो, लेकिन असली में ऐसा नहीं होता है। असली में एक्स है ना -1 कभी नहीं होता, 0.9 हो जाता है -1, यानी कि यहाँ पे आके ये रुक जाता है। यहाँ पे आके ये जो आप ओपन जो है सर्कल देख सकते हो, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आके ये रुक जाता है और ये इसको कंसिडर नहीं करेगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, इसका ग्राफ हम देख लिए, कुछ इस तरीके स्टेयरकेस यहाँ पे बनी रहती हैं। तो अब हम देख लेते हैं, R रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर को, Z रिप्रेजेंट करता है इंटीजर को, ये हमने पहले देख लिया। अब हमारे पास एक शानदार सा एक फंक्शन गिवन है, मोड ये हमारे पास है GIF ऑफ x + 1, मोड ऑफ GIF ऑफ x - 1.1, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरीके का ग्राफ गिवन है, कुछ इस तरीके से हमारे पास ये गिवन। तो हम अब इसका सबसे पहले देख लेते हैं कि जो हमारा नीचे वाला डिनोमिनेटर है ना, ये हमेशा 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, इसलिए हमारे पास यहाँ पे 0 वैल्यू x की वैल्यू आ जाएगी R - 1.1। मतलब कि यहाँ पे हमारे पास R जो है वो 1.1 नहीं हो सकता। अगर 1.1 हो गया तो हमारे पास ये पूरा 0 हो जाएगा, और 0 यहाँ पे डिनोमिनेटर में हो नहीं सकता क्योंकि वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए हमारे पास यहाँ पे x जो है वो होगा R - 1.1, ठीक है, R - 1.1। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं इसकी रेंज क्या होगी। देखिए डोमेन हमने देखा, डोमेन में एक्स की सारी पॉसिबल वैल्यूज, ऊपर जो है ऊपर एक्स कुछ भी हो सकता है, ऊपर एक्स माइनस आ सकता है, प्लस आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऊपर उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन नीचे एक लिमिटेशन होगी कि ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पे हमारे पास जो एक्स जो है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी R - 1.1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा डोमेन। रेंज हम देखते हैं, रेंज क्या होगी, इसकी रेंज होगी R, क्योंकि सारे रियल नंबर्स इसके सारी रियल नंबर्स हो जाएगी। इसकी रेंज कैसे हो जाएगी, क्योंकि ऊपर जो है ऊपर हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है, नीचे भी हमेशा पॉजिटिव होगा। नीचे जो है आप नीचे देख लीजिए, नीचे मोड है, मोड के बाद यहाँ पे पूरा पॉजिटिव होगा। मतलब कि कहने का मतलब यहाँ कोई भी रियल नंबर यहाँ पे आ सकता है हमारे पास रेंज के तौर पे।
अगर हम ऊपर माइनस लिख लें -1, तो ऊपर जो जीरो हो जाएगा तो जीरो भी हो सकता है। ऊपर अगर हम -2 पुट करते हैं तो -2 का जो है जो GIF वो -2 होता है, और -2 + 1 -1 होता है, यानी कि माइनस भी हो सकता है ऊपर, ये प्लस भी हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसका जो रेंज है वो हो गया R मतलब कि रियल नंबर। अब हम डोमेन और रेंज देख लेते हैं कि डोमेन और रेंज क्या होता है। डोमेन मतलब कि आपको पता ही है, एक्स की वैल्यूज आर मतलब रेंज मतलब कि वाई की वैल्यूज। हमारे पास एक शानदार सा एक और फंक्शन गिवन है, √x² - 900 अपॉन √x - 10। ये हमारे पास एक शानदार सा फंक्शन गिवन है। इसकी हमें यहाँ पे एक रेंज और डोमेन निकालना है, ठीक है। डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा कि सबसे पहले आप देख लीजिए कि ऊपर जो है हमारे पास, अब यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों तरफ लिमिटेशन है। ऊपर एक लिमिटेशन है कि ऊपर जो है ये ऊपर वाले जो x² - 900 ये कभी भी नेगेटिव हो सकता, अगर नेगेटिव हो गया तो ये नो डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या है, नीचे है एक, नीचे दो लिमिटेशन है कि ना तो नेगेटिव हो सकता ना ये जीरो हो सकता, क्योंकि जीरो हो गया तो हमारे पास ये नो डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो लिमिटेशन हो गई, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे जो x, हम दोनों को एक एक बार सोल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो √x - 10 है हमारे पास, ये x - 10 है वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, ना ये जीरो के बराबर हो सकता। जीरो के बराबर हो गया तो ये -10 आ जाएगा इसका आंसर, और -10 यानी हो नहीं सकता, मतलब कि -10 हो गया तो यहाँ पे अंडर रूट में -10 तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं कि x की जो वैल्यू है यहाँ पे आ गई, यहाँ पे नीचे वाले केस में आ गई ग्रेटर देन 10। लेकिन अब ऊपर वाले में देखेंगे, ऊपर वाले में क्या गिवन है, ऊपर वाले में गिवन है कि x² - 900 का अंडर रूट गिवन है, ठीक है। ये ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि ये जीरो हो सकता है। कई लोग ये करेंगे कि x² 900 को उस तरफ ले जाएंगे और x की वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 30। मेरी बात बता, देख मेरी बात सुनो। अगर आपने यहाँ पे अगर ये किया हो तो बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे मतलब कहना चाहते हो कि एक्स जो वैल्यू है वो 30 से बड़ी होगी, आप यहाँ पे -30 पुट करके देखिएगा। अगर आप यहाँ पे -30 पुट करेंगे तो -30 का स्क्वायर हो जाएगा 900, 900 - 900 हो जाएगा जीरो, और जीरो कंट्रीट हो जाएगा जीरो बराबर। भाई बिल्कुल वैलिड आंसर है जीरो, ऊपर न्यूमरेटर में तो जीरो हो ही सकता है। इसलिए यहाँ पे जो है आप इस तरीके से बिल्कुल मत करिएगा। हम यहाँ पे वो मेथड इस्तेमाल करने वाले हैं, हमारा इंटरवल वाला, ठीक है, नंबर लाइन वाला। x² - 900 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, x + 30 x - 30 आ जाएगा हमारे पास नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे इन सभी क्रिटिकल पॉइंट ही आ गए, x के क्रिटिकल पॉइंट हो गया -30 और 30 इन सभी कॉमन ले रहा है, पता नहीं क्या यहाँ पे। इसलिए हम यहाँ पे सभी की वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। -30 से छोटी हम वैल्यू पुट करते हैं -40, तो यहाँ पे हमारे पास ये पूरा पॉजिटिव आ गया, क्योंकि दोनों तरफ नेगेटिव आ गया तो एक तरफ पॉजिटिव आ गया। यानी कि जो -30 से लेके हम -∞ की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो रेंज है वो आ जाएगी प्लस की, ठीक है। हमारे पास डोमेन फाइंड कर रहे हैं हम यहाँ पे, डोमेन आ जाएगी हमारे पास प्लस की, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, -30 से लेकर 30 के बीच में, यहाँ पे इनके बीच में दोनों के बिल्कुल बीच में जीरो आता है। जीरो पुट किया हमने यहाँ पे -900 आ गया, या आगे इसका माइनस, ठीक है। माइनस हमने यहाँ पे माइनस का साइन यहाँ पे एक तरह से पुट कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। तीसरा हम ले लेते हैं 30 से लेके आगे इन्फिनिटी 40 लेके देखते हैं। 40 लिया हमने यहाँ पे, तो बिल्कुल बढ़िया अपना आंसर आ गया 700 पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव होता है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि तीनों जो है, तीनों में से सिर्फ दो पॉजिटिव आए। एक हुआ कि -30 से छोटा, और एक हुआ 30 से बड़ा, ठीक है। इन केस में हमारे एक्स की वैल्यू जो है वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, पूरे रेंज जो है एक्स की वैल्यू जो हमेशा यहाँ पे जो है हमने देख ली। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई यहाँ पे, अब हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई -30 से लेके -∞, और यूनियन बीच में हमने यूनियन लगा दिया। यूनियन 30 से लेके इन्फिनिटी 30 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन हमने दोनों की इज्जत करनी पड़ेगी। ऊपर हमने क्या देखा था, ऊपर हमने देखा था कि एक्स जो है वो 10 से छोटा होना चाहिए। देखिए एक्स हमने देखा था, एक्स जो है वो 10 से बड़ा होना चाहिए, सॉरी, एक्स जो है वो हमारा 10 से बड़ा होना चाहिए। इसको हमने इक्वेशन नंबर लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर लिख दिया। हमने दोनों की इज्जत करनी पड़ेगी। एक कह रहा है कि भाई -30 से लेकर -∞ लिख सकते हैं, और 30 से लेके इन्फिनिटी लिख सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि 10 से बड़ी होनी चाहिए। दोनों के अगर हमने कॉमन निकाले तो वो आ गया हमारा 10 से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है। 10 से लेकर इन्फिनिटी आ गया, 10 को हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या आया, कॉमन पार्ट मतलब कि यहाँ पे इन दोनों कॉमन है 30 से लेकर इन्फिनिटी, सॉरी 30 से लेकर इन्फिनिटी, 30 से लेकर इन्फिनिटी हम दोनों ऊपर तरफ लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे कौन का कॉमन पार्ट हमने जब निकाला, कॉमन पार्ट मतलब कि दोनों में ऊपर वाला कह रहा है कि 10 से बड़ा होना चाहिए, ये कह रहा है कि 30 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि पूरा आ गया 30 से बड़ा, ठीक है। माइनस तो भूल जाओ आप माइनस हम नहीं पुट करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास नीचे वाला जो न्यूमरेटर था ना उसमें वो वैल्यू पुट नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमारे पास लिमिटेशन हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है। कॉमन पार्ट निकाला, कॉमन पार्ट आ गया 30 से इन्फिनिटी, ये हमारा हो जाएगा डोमेन, ठीक है। बिल्कुल आसान से डोमेन हो जाएगा हमारा। इसका हम रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं, रेंज
रेंज होता है मतलब कि इसकी वाई की वैल्यूज़ हो, पूरे की वैल्यू क्या आएगी, पूरे की वैल्यू देखिए रेंज कांट भी नेगेटिव, नेगेटिव तो हो नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ये पूरे में अंडर रूट है और अंडर रूट में कभी भी नेगेटिव हो सकता है, ना कभी बाहर ना कभी अंदर, ठीक है। और नेगेटिव तो हो नहीं सकता, जीरो हो सकता है, जीरो हो सकता है, क्यों हो सकता है? क्योंकि जीरो देखिए आप, लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स क्या है, लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स है 30, 30 को हमने यहाँ पे पुट किया तो हमारे पास जीरो आ गया, ठीक है। 30 को हमने यहाँ पे पुट किया, जीरो आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास जो रेंज आ गई वो जीरो से लेकर इन्फिनिटी हो गई है, क्योंकि जीरो से लेकर इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है हमारे पास यहाँ पे रेंज, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। आप यहाँ पे जो है 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 2/3 भी हो सकती है, आप यहाँ पे पुट करके देखिएगा हमारे पास जो रेंज है वो कुछ भी हो सकती है। अलजेब्रा फंक्शन देख लीजिएगा, अलजेब्रा फंक्शन की फंक्शंस को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कैसे होगा वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स होगा एफ प्लस जी इंटू एक्स, ठीक है। एक होगा एफ ऑफ जी माइनस जी एक्स, तो वो होगा हमारा एफ माइनस जी इंटू एक्स। मतलब कि कहना चाहते हैं कि जब कभी भी हम दो फंक्शंस को ऐड करते हैं तो वहाँ पे वेरिएबल ऐड नहीं होंगे, वेरिएबल कॉमन हो जाएंगे, हमारे पास जो अभी पूरी इक्वेशन होगी पूरी इक्वेशन ऐड होगी, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेके देखते हैं। एक और चीज़ है यहाँ पे देखिए, कॉन्स्टेंट को जब हम एफ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे के इंटू एफ एक्स हो जाएगा, आपको पता ही है, देखिए, ठीक है। इन सभी को हमने मल्टीप्लाई, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, इन सभी को हमने मल्टीप्लाई किया, एफ एक्स हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स प्लस प्लस एक्स सॉरी, और जी एक्स है हमारा अंडर रूट एक्स, ठीक है। अब हम एफ प्लस एक्स निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा, इन सभी को ऐड कर दिया यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस अंडर रूट टेन अंडर रूट एक्स सॉरी एक्स, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस अंडर रूट टेन अंडर रूट एक्स सॉरी यार, एफ इंटू एक्स निकालें, हम इन सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर है अंडर रूट एक्स प्लस एक्स अंडर रूट एक्स, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हम इन कॉमन लेने के, डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा, दोनों तरफ हमने बांट दिया, हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका एक्स रूट है एक्स प्लस रूट एक्स, ठीक है। बिल्कुल आखिरी पार्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं फंक्शनल इक्वेशंस का। फंक्शनल इक्वेशन क्या हुआ, देखिए फंक्शनल इक्वेशन का यहाँ पे एक पार्ट है, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें दोनों तरफ फंक्शन से इन्वॉल्व हो उसको हम बोलते हैं फंक्शनल इक्वेशंस। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस वन, ये हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है। यहाँ पे इस इक्वेशन के दोनों तरफ फंक्शंस है, ठीक है, दोनों तरफ फंक्शंस हैं यहाँ पे, यानी कि ऐसी इक्वेशंस इन्वॉल्विंग फंक्शंस आर कॉल्ड फंक्शनल इक्वेशंस। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें दोनों तरफ फंक्शंस हो उसको हम बोलते हैं, ठीक है, फंक्शनल इक्वेशन, ठीक है। एक हमारे पास एफ ऑफ एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये भी हमारे पास फंक्शनल इक्वेशन हो गई, क्यों? क्योंकि दोनों तरफ इसके हमारे पास फंक्शंस हैं इसलिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं बिल्कुल एक बेसिक सा फंडा, मतलब कि यहाँ पे हमें एफ ऑफ 2x माइनस टू हमें यहाँ पे गिवन है, एफ ऑफ 2x माइनस टू हमें 4x गिवन है, एफ ऑफ एक्स निकालना हमें, ठीक है। बिल्कुल आप ध्यान से पढ़िएगा, देखिए एफ ऑफ टू एक्स माइनस टू हमें यहाँ पे गिवन है, हमें यहाँ पे एक्स निकालना है, ठीक है। एक्स यहाँ पे निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे आप ध्यान से पढ़िएगा, पुट 2x माइनस टू इज इक्वल टू वाई, हम है ना 2x माइनस टू की जगह कुछ भी पुट कर सकते हैं, 2x माइनस टू की जगह हम y भी पुट कर सकते हैं, 1 भी पुट कर सकते हैं, 2 भी पुट कर सकते हैं, यानी कि कुछ भी पुट कर सकते हैं 2x माइनस टू की जगह। ये बेसिकली एक वेरिएबल है, वेरिएबल की जगह हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। x की जगह हम स्माइली भी पुट कर सकते हैं, अगर हम x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो है तो स्माइली प्लस वन इज इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब कि वेरिएबल की जगह, वेरिएबल सिर्फ एक हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर हो सकते हैं, यानी कि कंटेनर तो कुछ भी सकता है ना, कुछ भी हम उसके अंदर पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई एफ ऑफ जो 2x माइनस टू इज इक्वल टू वाई पुट कर दिया हमने, 2x माइनस टू को y पुट किया तो हमारे पास जो ये इक्वेशन बन गई कि 2x माइनस टू इज इक्वल टू वाई, समझिए आप 2x माइनस टू जब y के बराबर है तो हमारे पास x बराबर हो जाएगा y प्लस टू अपॉन टू, ठीक है। और 2y हमने लिखा तो हमारे पास हो जाएगा 4 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे अभी क्या फाइंड की थी, एक्स की वैल्यू हमने फाइंड की थी y प्लस टू अपॉन टू, इसलिए यहाँ पे एक y प्लस टू अपॉन टू लिख देंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे देखिए क्या किया, हमने यहाँ पे 2x माइनस टू की जगह y पुट कर दिया और साथ ही साथ में हमने यहाँ पे x की एक वैल्यू भी फाइंड कर दी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जब 2x माइनस टू का जब y पुट किया ना तो यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू बन गई, वो हो गई कि एफ ऑफ y इज इक्वल टू 4 इंटू वाई प्लस टू अपॉन टू, यानी कि ऊपर वाला फंक्शन x की शक्ल में था, हम नीचे वाला फंक्शन हमने y की शक्ल में बना दिया, ठीक है। जब भी हमने ऐसा किया तब क्या होगा, अब हम यहाँ पे पुट करते हैं y इज इक्वल टू एक्स, वाई की जगह हम फिर से कुछ भी पुट कर सकते हैं, y को हमने x इसलिए पुट किया क्योंकि हमें y की हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो है एफ एक्स, ठीक है। y की जगह हमने एफ एक्स पुट किया तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एफ एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस टू अपॉन टू, मतलब कि यहाँ पे हमारे पास y की जगह हमने x पुट कर दिया इसलिए हमारे पास y की जगह भी x आ जाएगा, हमारे पास x की एफ एक्स की फाइनल वैल्यू आ गई 4 इंटू एक्स प्लस टू अपॉन टू, ठीक है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था ये। तो अब हम यहाँ पे बिल्कुल हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद
आप अपने रिवीजन बिल्कुल मत छोड़िएगा, प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन सोल्व करते रहिएगा। देखिए आप अभी क्लास 11th में आ चुके हो, क्लास 11th में देखिए बिल्कुल अलग होता है। आप देखिए कितने बड़े नोट्स बन गए इनके। जब हम क्लास 10th में पढ़ाता था जब मैं, तब इतने बड़े नोट्स बनते नहीं थे, और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें कवर भी नहीं हुई। एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो सब इसमें तो अभी तक कवर हुए नहीं। मतलब कि यहाँ पे इतनी बड़ी लंबी वीडियो फिर भी कवर नहीं हुई। मतलब कि अब सिलेबस बहुत वास्ट हो गया है। अच्छे से पढ़िएगा आप, अपने मेंटर से आप डिस्कस करते रहिएगा अपने डाउट्स। तो बस यही था आज की इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद है इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा बिल्कुल यार। देखो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। और इन सभी की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में तो शेयर कर ही दूँगा। सेट्स जो हमारा चैप्टर है वो अगर आपको पढ़ना है तो उसकी जो है लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। तो बस यही था आज की इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद है इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।